हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं? क्या हालचाल है आप सब लोगों के? कैसी चल रही है आपकी दिनचर्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिनचर्या कैसी चल रही बच्चों? मैं थोड़ा तब तक अपना चश्मा 1 मिनट के लिए साफ कर लूं। दिनचर्या बताइए, मतलब आपका जो भी टारगेट है उसके अकॉर्डिंग दिनचर्या, नहीं कितने बजे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहीं, मतलब जो भी आपका टारगेट है वो आपका डेली कंप्लीट हो रहा है या फिर गैप स्टार्ट है? जिनका डेली है भैया वो अपनी अपनी पीठ थपथपा लें, और जिनमें गैप है वो अपने 24 मई के संकट की तैयारी कर लें। टू बी ऑनेस्ट बेटा, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि अब खुश रहिए आप सब लोग। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, आज कुछ बच्चों के नाम से शुरुआत की जाए। जिसका जिसका नाम स्क्रीन पे है भाई वही दिखेगा, क्योंकि बहुत बच्चे हो जाते हैं। विजय कुशवाहा, मुकेश, आकांक्षा सिंह, जितेंद्र चौधरी, निकिता सैनी, श्लोक पांडे, मुकेश, ओके बच्चे, निकिता, प्रीति कुमारी, अंजनी चौहान, गरिमा त्यागी, वंदना कुमारी, कीर्ति पटेल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बेहतर से होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से। जिनका नाम नहीं आया आता रहेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। सोनू तिवारी, खुश रहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जिस पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं आज के आर्टिकल में, वो सबसे पहले आते हैं। और जो भी बच्चे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन के महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स का यूपीएससी के अकॉर्डिंग यूपीएससी टोरियल पढ़ना चाहते हैं, वो अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर जरूर आए। यहाँ पर क्लास होती है लाइव, यूट्यूब पर जाती है बाद में रिकॉर्डिंग। तो अगर आप उसी दिन सुबह 9 बजे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आज क्या क्या है आपके सामने, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो पहली चीज आपको दिखेगी वो आपको दिखेगी, राष्ट्रपति महोदया के सामने केस आया था। बच्ची से रेप और मर्डर के दोषी व्यक्ति की तरफ से दया याचिका दायर की गई थी। उस दया याचिका को राष्ट्रपति महोदया ने खारिज कर दिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में, जिस पर यूपीएससी आपसे जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में प्रश्न पूछ चुका है। एक बार आप मुझे बताएं, कितने बच्चों को याद है कि हां सर, ऐसा प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है? और अगर आपको याद है, देखिए आपका ये मेमोरी टेस्ट है और कई बारी मैं करा चुका हूं, लेकिन हाल फिलहाल में टॉपिक नहीं आया था। आज आया तो मैंने कहा भाई चलो इसी बहाने एक बार, चूंकि ये फेवरेट है, प्रीलिम्स में तो रेगुलर ही आता है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं। मेंस में आप बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। जो बच्चा पकड़ लेगा वो जिंदाबाद है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इस पर यूपीएससी ने एक बड़ा मजेदार प्रश्न पूछा। चलो मैं जिक्र कर देता हूं। विजय कह रहे हाँ सर है। प्रश्न मेरे बच्चों ये था कि जो लेट होता है, यानी क्षमा के लिए जो भी एप्लीकेंट है वो अपना एप्लीकेशन देते हैं, आवेदक अपना आवेदन देते हैं, बट उसको मिलने में समय लग जाता है। और समय लगता है तो यह कहीं ना कहीं न्याय की प्रक्रिया में एक प्रकार से रुकावट है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों क्यों न्याय की प्रक्रिया में रुकावट है? क्योंकि ये क्षमादान की शक्ति दी क्यों गई है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने मृत्यु दंड दे दिया हो और बाद में लगे कि कहीं न्याय में कठोरता तो नहीं रह गई है या कठोरता तो नहीं हो गई है, तो इसीलिए संविधान में अंतिम दरवाजा खुला रखा गया है। और यही संविधान का अंतिम दरवाजा है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसके बाद स्वाभाविक है गवर्नर का भी राज्य में होता है। तो इसीलिए इसको रखा गया है। तो यूपीएससी ने कहा भाई, जब ये न्याय प्राप्त करने का अंतिम दरवाजा है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी यहां पर कुछ उम्मीद है, तो इसमें अगर विलंब होता है तो फिर उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, इस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था। अब तो याद आ गया होगा, ठीक है। पीडीएफ में सारे पीवाईक्यूज आपको मिलते ही मिलते हैं। तो हम आज इसी विषय पर पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा टॉपिक है और आपको मजा आएगा। अब इसके बाद जीएस पेपर 4 एथिक्स में यह बहुत बढ़िया ढंग से आएगा, जैसे ये सिखा रहा है कि देश काल परिस्थिति यानी कंट्री टाइम और सिचुएशन, नैतिकता के प्रतिमान बदलते रहते हैं।
किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा हुई हो, उसकी सजा माफ ना करना एक कठोर न्याय होता है, एक कठोर निर्णय होता है। लेकिन परिस्थिति क्या है? 2 साल की बच्ची से रेप और मर्डर। तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदया ने इसे हीनियस क्राइम माना और किसी भी प्रकार से इसे राहत देने से मना कर दिया। यानी दया याचिका भी देश काल एवं परिस्थिति के अधीन होती है और यही नैतिकता की पराकाष्ठा होती है। यानी यहीं से नैतिकता की नींव बनती है, शुरुआत बनती है। ऐसे बहुत सारे इसे आप कहीं पर भी डेमोक्रेसी, व्हाटएवर, न्याय, जस्टिस और प्रीलिम्स के लिए राष्ट्रपति की चमदान की शक्तियां, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा है रणबीर इलाहाबादिया केस पर यह आर्टिकल लिखा गया है कि रणबीर इलाहाबादिया कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक होना चाहिए, नियम बनाने वाला निकाय नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो रोके ना। तो यह है, अदालतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, उसे रेगुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेगुलेट करेगा तो रेगुलेशन का अधिकार तो किसको होता है? जो लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाने वाली पार्लियामेंट है और जो उसको जो लॉ बनाने वाली पार्लियामेंट है और उसको लागू करने वाली एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ने जा रहे हैं। जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, डेमोक्रेसी से रिलेटेड विषय, जुडिशरी की भूमिका। तो यह भी एक अच्छा विषय है। अभिव्यक्ति की आजादी पर आपसे प्रश्न पूछता ही पूछता है और रेगुलर पूछा हुआ है, ठीक है ना। हेट स्पीच वगैरह इन सबको भी लेकर के आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, तो स्वाभाविक है हमें इस पर एक फोकस रखना चाहिए। अच्छा टॉपिक है, बढ़िया, और इसमें एथिक्स भी है, ऐसे भी है और प्रीलिम्स भी है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये टॉपिक आज का मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है बच्चों। सत्या नडेला ने महाराष्ट्र पुलिस के लिए एआई पावर्ड टूल लॉन्च किया है, यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब देखिए टेक्नोलॉजी कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। अब जैसे ही टेक्नोलॉजी की क्राइम इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका है, वैसे ही सबसे पहले निबंध अगर हम पढ़ें तो निबंध क्या पूछता है? किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में, किसमें? सुरक्षा शब्द को जरा पकड़िएगा। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। तो किसी भी राज्य के विकास एवं सुरक्षा, तो सुरक्षा यानी सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण टूल क्या है, आपके सामने निकल करके आ रहा है, यह टेक्नोलॉजी। इस प्रकार के निबंधों में आप, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एथिक्स में आते हैं तो तकनीक कैसे नैतिक होती है, यह उसका भी उदाहरण है कि भाई तकनीक के द्वारा हम अगर क्राइम को रोक पाते हैं तो यह तकनीक का एक नैतिक पहलू है, एक एथिकल एस्पेक्ट से जीएस पेपर 4 में आप आसानी के साथ इसको एग्जाम्पल के साथ डाल के लिख सकते हैं। और ऑब्वियस है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, जब भी आप इस पे प्रश्न लिख रहे हो तो आप इसका एग्जाम्पल वहां पर दे देंगे। तो अच्छा टॉपिक है और हम इसमें जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक भी लगा सकते हैं। साइंस एंड टेक यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि एआई और उसके एप्लीकेशंस पर यानी उसके अनुप्रयोग पर कोई प्रश्न आपसे पूछ ले तो ये एआई का एप्लीकेशन है कि नहीं, आप मुझे बताएं। तो सीधा सीधा यह एग्जाम्पल हो जाएगा। आप केवल यह टाइटल लिख देंगे तो भी आपको अच्छा खासा मार्क्स, मतलब आपके मार्क्स में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। तो उसके लिए भी यह एक अच्छा विषय बन पड़ता है। अब इसके बाद आज देखिए लास्ट क्लास में जो बीमा के ऊपर बिल लाया गया था, वो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सब स्वयं मेहनत करेंगे। आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आप उसको समझ पाए थे कि नहीं। आज फिर वही आर्टिकल आ गया है, तो ऑब्वियस है आज इसी बहाने आप सबने पढ़ा भी होगा और मैं खुद भी पढ़ा दूंगा नया बीमा बिल, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और ए से इन सभी के लिए। ए से मींस देखिए जब भी हम किसी पॉलिसी पर, किसी बिल पर, किसी कानून पर बात करते हैं तो कुछ चीजें आपके दिमाग में अपने आप फीड होनी चाहिए कि यार ये क्या है। तो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए यार ये तो वही है, विजनरी डिसीजन है, यार ये क्या है, ये विजडम है, यानी किसका? प्रशासन का, नीति निर्माताओं का, जिसने सत्य को पहचाना। तो जैसे कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको किसी, जैसे मुझे, मैं आपको बताऊं भी ना तो भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यही तो आएगा, इसमें यही एक दो ऐसे तो आएंगे, दैट्स इट। अपने दिमाग को जागृत करना है, डिपेंड नहीं होना। मैं बार बार कहता हूं जिसको पास होना उसको किसी पर डिपेंड नहीं होना, नहीं तो फिर समस्या बनी रहेगी, ठीक है।
फिर इसके बाद वही चीज देख सकते हैं, कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी 14 दिसंबर का। ये टॉपिक आप सबके सामने ही था, बताने की जरूरत नहीं, 14 या 13 का। फिर इसके बाद हम आते हैं यानी आज की न्यूज, भारत के यूनेस्को राजदूत ने रामप्पा मंदिर में संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों रामप्पा टेम्पल है ना, ये अपने आप में एक अद्भुत टेम्पल है। अब आप मुझे बताइएगा, ये एक अद्भुत टेम्पल है, एक तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो एक प्रश्न तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया में, उससे रिलेटेड है, लेकिन ये दूसरी वजह से अद्भुत है। कितने बच्चों को पता है रामप्पा मंदिर क्यों अद्भुत है? एक बार मुझे बता सकते हैं कोई भी बच्चा, रामप्पा क्यों अद्भुत है? बड़ा अच्छा। तो प्रीलिम्स के लिए एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके साथ साथ दूसरा, ये मेरे प्यारे बच्चों अभी तक के जो मंदिर आप देखेंगे तो मंदिर किसके होते हैं? भगवान के होते हैं, पुजारी के होते हैं। ये मंदिर शिल्पकार का है, यानी जिसने बनाया है यह उस शिल्पकार को समर्पित मंदिर है, तो इसीलिए अपने आप में अद्भुत है। तो प्रीलिम्स के लिए इसको देखेंगे, आज की न्यूज है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आपके सामने प्रीलिम्स के लिए ही नेशनल पेंशन स्कीम का जिक्र आया है, तो एनपीएस। फिर इसके बाद सेबी का जिक्र आया, सेबी। फिर इसके बाद इसमें पी फरडा का जिक्र आया है, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में, एनपीएस के बारे में प्रीलिम्स का पूरा विद क्वेश्चन, सेबी के बारे में विद पूरा, और पी फरडा के बारे में पूरा प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पूरे के पूरे सेशन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो आई होप चीजें आपकी समझ में आई हैं। अब चलिए शुरू करेंगे आज के पहले टॉपिक से। अरे कहां गया भाई? आज के पहले टॉपिक से मेरे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है, कभी भी। मतलब ये किस क्षमादान की शक्ति, यानी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली चीज हम लोग को इस शक्ति के बारे में जाननी है वह यह जाननी है कि आप सबसे एक प्रश्न भी है, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। क्यों प्रश्न से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि निबंध भी है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। क्या होता है? विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। ये यूपीएससी ने आपसे ऐसे पूछा है कि नहीं पूछा है? तो सबसे पहले एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आपको विज्ञान का सच्चा सिपाही बनाते हैं। इंडियन पॉलिटिक के संदर्भ में विज्ञान का सबसे सच्चा सिपाही। प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने मृत्यु दंड दे दिया है और बाद में लगे, यानी प्रश्न है कि मृत्यु दंड, उससे डेथ पेनल्टी जिसे हम कहते हैं, डीपी लिख दे रहा हूं, ये दे दिया गया और बाद में उसे लगे। अब देखिए यहीं पर एक निबंध भी जिंदा करूंगा और इसी प्रश्न के साथ आईक्यूआईपी की ताकत आपको कैसे समझनी है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है और देने के बाद में लगे कि कहीं न्याय में कठोरता तो नहीं हो गई है, क्योंकि न्याय हमेशा मृदु होता है, वो कठोर लगता है। क्यों? क्योंकि जिसको दिया गया उसके क्राइम की प्रवृत्ति ऐसी थी कि उससे सस्ते में निपटाया नहीं जा सकता था। तो प्रश्न यही है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने मृत्यु दंड दे दिया और बाद में लगे कि कहीं न्याय में कठोरता तो नहीं हो गई है, तो क्या संविधान में
कोई अंतिम दरवाजा खुला रखा गया है? अंतिम दरवाजा किसका मेरे बच्चों? न्याय का, नॉट किसी चीज का। अंतिम दरवाजा, लास्ट डूअर किसका? न्याय का। ठीक है, उत्तर है हां मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर क्या है? उत्तर है यस, यानी हां वो दरवाजा खुला रखा गया। उस दरवाजे का नेम, यानी जैसे मेरा नाम सुनील अभिव्यक्ति, वैसे उस दरवाजे का नाम है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, आज का पूरा लेक्चर इसी संविधान के दरवाजे पर फोकस है। किस पर फोकस है? इसी संविधान के दरवाजे पर। लेकिन अब यहां पर मैं आप सबसे क्या एक निबंध और डिस्कस कर सकता हूं, और आपको बोलना है कि क्या इसी इतनी सूचना में, अभी मतलब कंटेंट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, क्या इसी इतनी सूचना में जो अभी मैंने लिखी है बोर्ड पे, यूपीएससी के 2 से 3 निबंध सॉल्व हो सकते हैं? आप कहेंगे सर अब थोड़ा आप पहेली बता रहे हैं, थोड़ा आप खुद ही क्लियर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला निबंध, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, यानी स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो आप देख सकते हैं, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने यह जो अंतिम दरवाजा जिसका नाम है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बनाया, तो उन्होंने करेज टू एक्सेप्ट यानी उन्होंने स्वीकार किया कि अदालतों से गलती हो सकती है, इसलिए न्याय का एक अंतिम दरवाजा उन्होंने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति या राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के रूप में रखा। तो हम कह सकते हैं यह जो संवैधानिक डिसीजन लिया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के द्वारा, यह करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आ गया कि नहीं आ गया? चलो बोलो यस या और नो, तब आपको मजा आएगा कैसे हम जब आप प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं तो भी बहुत सारे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेंस की तैयारी अलग ही होती है। दूसरा, ऐसे क्या हम इसे विजनरी डिसीजन कह सकते हैं जो संविधान निर्माताओं का है? आप कहेंगे हाँ सर कह सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं, जो इंट्यूशन एंड लॉजिक से आया है देख सकते हैं, ये भी हो गया। तीसरा भी मैंने जिक्र किया था, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य को पहचान लेता है। अब आप ना जाने कितने निबंध अब मैंने छोड़ दिया आपको। तो ये आपकी ताकत होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना? तो दया याचिका जिस व्यक्ति, अब हम आते हैं, ठीक है, एक प्रश्न से मैंने शुरुआत कर दी, मुद्दा खुल गया। मुद्दा मतलब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तो वाई जो न्यूज है वो तो केवल एक कॉन्टेक्स्ट है जो हमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को पढ़ने के लिए एक अवसर दे रहा है, एक मौका दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो अब आपके सामने जो प्रश्न आता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, आज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, वाई। तो वाई इन न्यूज, ये मुद्दा आपके सामने आता है तो चर्चा में है। जैसा कि न्यूज में आपने देखा कि 2 साल की बच्ची के साथ एक महाराष्ट्र के व्यक्ति ने, अब क्या ही बोला जाए, 2 साल, आप जरा देखिएगा, इससे घृणित अपराध कुछ हो नहीं सकता था। रेप किया और उसके बाद उसको मार भी दिया, 2 साल की बच्ची। तो स्वाभाविक है, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी पीडीएफ में आपको सब मिलेगा पढ़ने को, जो अभी वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर सूर्यकांत, उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने और 2 अन्य सदस्यों ने, यानी 3 सदस्यीय बेंच ने इस व्यक्ति को कठोर सजा दे दी। फिर यह व्यक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के साथ जुड़ना चाहा और राष्ट्रपति ने भी इसकी जो मर्सी पिटीशन है, जिसे हम दया याचिका कहते हैं, वो दया याचिका खारिज कर दी। तो स्वाभाविक है, न्यूज तो आपको समझ में आ गई। अब वाई इन न्यूज अगर आप समझ गए हैं तो अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारा फिर से यूपीएससी निकल करके आता है, और वो ये निकल करके आता है कि सबसे पहले एमपी यानी मर्सी पिटीशन या दया याचिका होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको पता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है बिहार पीसीएस में, उसने मेंटरशिप ली एसे के लिए, और अब जब वो एसे लगभग 5-6 दिन हो गया है और मैंने काफी कुछ टेस्ट कर लिया, तो अब उसका अंतिम उत्तर कल आया कि सर मेरे पास शब्द नहीं, ध्यान से सुनिएगा ये, ठीक है, नाम बताना जरूरी नहीं है, रिजल्ट आएगा तो अवश्य आपको पता लगेगा। मैं वो मैसेज का कोड भी आपको दिखाऊंगा अभी,
कि सर मेरे पास शब्द नहीं, आप समझा अच्छा रहे हैं, आपका लेक्चर मैंने देखा, ऑब्वियस है। आपका कंटेंट एक नंबर का है, वो भी अच्छी बात है। आप जो समझाते हैं वो कन्विंस हो जाता है, समझ में आता है, कम्युनिकेट हो जाता है मुझ तक भी। लेकिन उसकी समस्या क्या है, 1 हफ्ते के बाद, सोचिए 1 हफ्ता मेंटरिंग पहले मैंने उसका निचोड़ा और फिर कल उसने मैसेज किया कि सर मेरे पास शब्द नहीं है, ध्यान से पकड़िएगा। क्या नहीं है? वर्ड खत्म हो जाने थोड़ा बहुत लिखते ही। तो ये उसी के साथ समस्या नहीं है। अभी आप जब मेंस लिखेंगे असली वाला, यानी जब आप प्रीलिम्स पास करें 24 में, आप देखिएगा सबसे बड़ी समस्या आपके साथ भी आने वाली है। आप लपेटेंगे, जिसको हम कहते हैं ना ग्रेजुएशन में लपेट के लिखना। तो इसलिए शब्दों का संग्रह बढ़ाइए, इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप दया याचिका जानते हैं, दया याचिका के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। आप कहते हैं सर आंसर राइटिंग यही है कि दया याचिका मैं बोलूं, उसको आप फिर बैठ करके आंख बंद करिए, लिखिए। हर दिन अगर आप एक टर्म लिखते हैं, कितना आसान होता है बच्चे इस एग्जाम को पास करना। देखिए इंटरव्यू तक आपको पहुंचना चाहिए, उसके बाद आपकी किस्मत हो जाती है, लेकिन इंटरव्यू तक आपको जरूर पहुंचना चाहिए अगर आप इस एग्जाम में हैं। क्योंकि मैं पहुंचा हूं इसलिए मुझे पता है, बड़ा कॉन्फिडेंस भी अंदर रहता है, अपने ऊपर भी एक विश्वास कि चल यार हमने मेहनत करी। शायद सबकी डेस्टिनी में वो चीजें होती नहीं है, तब यहां पर आके हल्का सा डेस्टिनी का रोल हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, ऑब्वियस है, इस पार्टी तक पहुंचाने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल है, सभी का होता है लेकिन एक व्यक्ति का है, वो लाल कृष्ण आडवाणी, राम मंदिर आंदोलन। और सोचिए वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, पार्टी के फाउंडर। तो ये अपना एक डेस्टिनी होती। मोदी जी सीएम थे, सीएम से निकल करके आए और सीधा पीएम के रूप में हमारे सामने आ गए। तो इट्स अ डेस्टिनी, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना चाहिए, सीएम तक पहुंचना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको वहां तक पहुंचना चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रतिदिन देखिए एक चीज करनी है। जैसे अभी मैंने कहा दया याचिका, अब आप क्या करोगे, दया याचिका ही लिखने लग जाओगे सब लोग? नहीं, कोई सा भी एक टर्म हिंदू का पकड़ना है, 2 टर्म पकड़ना है। आज सर ने 2 टर्म बड़े अच्छे बताए, आंख बंद करना, चलो मैं लिख पाती हूं कि लिख पाता, पढ़ के नहीं है, पीडीएफ पढ़ के नहीं है। दया याचिका सर ने बताया, चलो मैं लिख पाती हूँ कि नहीं। यार सर ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, चलो कि ये समाधान की शक्ति को उन्होंने करेज टू एक्सेप्ट वाले से जोड़ दिया था, तो क्या इसके साथ चलो एक पैराग्राफ मैं लिखती हूं, मैं लिखता हूं। आप सोचो मेरे बच्चे, केवल 2 टर्म, दया याचिका कितना लिखना होगा? मुश्किल से आपको 20 शब्द। यानी दया याचिका मीन्स जब कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराया जाए, नंबर 1। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी सबसे पहले लोअर कोर्ट जहां पर ट्रायल स्टार्ट हुआ, तो जब यानी निचली कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराया जाए, उसके बाद केस ऊपर की अदालत में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहां से भी सजा कंफर्म हो जाए, इसके बाद 2 ऑप्शन और भी मिलता है, रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन। ये सब आपको बता चुका हूं क्या होती है, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन। ये भी दायर करे, ये भी खारिज हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तब वह व्यक्ति अदालत से नहीं बल्कि संविधान से दया मांगता है। और इस संविधान से जो दया मांगता है, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दया याचिका। अब ये जो मैंने आपको बोला, इसमें मैंने क्या अद्भुत बोल दिया? अरे भाई, आप किसी भी बच्चे को अगर दया याचिका पे लिखना है तो उसको पता है कि कोई केस स्टार्ट होगा कहां से, ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट के बाद फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा बंदा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर उसके पास 2 ऑप्शन और होते हैं। चलो मैं 2 ऑप्शन आप भूल जाइए, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन मान लीजिए, इतना याद नहीं रहता, तो भी आपका आंसर कंप्लीट है। 50% पे तो पहली रैंक लग रही ना बच्चों, 50% पर पहली रैंक लगती यूपीएससी में, जिसमें इंटरव्यू के ताबड़तोड़ नंबर भी होते हैं। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं? 29%। हर साल का फाइनल सिलेक्शन सबसे लोअर रैंक निकालिए, 29 से 30% जो बच्चा पा रहा है वो सिलेक्ट हो जा रहा है, घुस जा रहा है अंदर। तो अगर आप क्यूरेटिव और रिव्यू पिटीशन भूल जाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इसी इतने से आपका काम हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब बच्चे कि अगर आप यही दया याचिका जो मैंने आपको बोला, आप केवल 2 टर्म सुबह मेरे बोलने के बाद प्रतिदिन लिखने की आदत डालिए, 2 टर्म केवल। आप देखिएगा, अब आप 26 वाले तो मत करिएगा, अब 26 वाले तो जैसे चल रहे हैं चलते रहिएगा। 27-28 वालों को कह रहा हूं,
आप देखिएगा 1 साल में आप कहां पहुंच जाएंगे। 26 वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट अभी 26 वालों में बहुत ज्यादा प्रीलिम्स पर फोकस हो, चूंकि प्रीलिम्स निकाल दोगे तो मैं आपकी कहानी बना ले जाऊंगा। तो आप चिंतन कीजिए बच्चे, 2 प्रतिदिन 2 टर्म, और आपको खोजना भी नहीं, मैं यूपीएससी में रोज ही समझा रहा हूं। 2 टर्म हो गए। अब आप महीने में कितने हो गए? 30 दिन अगर हम मानते हैं, आप 25 दिन लिखते हैं, चलो 5 दिन हटा देते हैं, कुछ आपकी व्यस्तता ये वो, 25 दूनी 50, यानी 50 टर्म। ध्यान से समझना। और किसी दिन मैं इकोलॉजिकल कंसिडरेशन बताता हूं, किसी दिन क्षमादान बताता हूं, किसी दिन एनवायरमेंट का कुछ बताता हूं, किसी दिन वर्ड इनइक्वालिटी पे बताता हूं, किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का रोल बताता हूं डेमोक्रेसी पर, किसी पर। और ये सारे आने वाले प्रश्न, ये सारे प्रश्न आते हैं। आप सोचो कि एक महीने में 25 टर्म आप लिख रहे हो, और ज्यादा नहीं, 10 से 15 पंक्तियां बस दोनों मिला करके आपकी होंगी। आप सोचो एक साल में 12 दुनाई, सॉरी, 25 25 दिन में 50, 12 पंच 600 एक साल में। यानी अगर आज से स्टार्ट करते हो 2025 के 15 दिसंबर से, तो 2026 के 15 दिसंबर तक आप मेरे प्यारे बच्चों 600 टर्म्स, 600 टर्म को लिख चुके होगे। और जब 27 में मेंस लिखने जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, एक भी टर्म वहां से बाहर नहीं जाए। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? लेकिन आपने करना ही नहीं है दोस्त। आपको तो बड़ी बड़ी फाइलें पढ़नी, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, जबकि रोकता ये बंदा। ईज ऑफ स्टडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, उससे भी इंपॉर्टेंट ईज ऑफ डूइंग। तो वो केवल सरकार के लिए नहीं, केवल इकोनॉमी के लिए नहीं है, ईज ऑफ डूइंग हम सब के लिए, पढ़ाई के लिए है, मेरी टीचिंग के लिए। अगर मेरी टीचिंग आपको समझ में नहीं आएगी तो बेकार हो फिर। तो 2027-28 वाले पर डे 2 टर्म लिखिए, और मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं। आप, मैं तो सब कंटेंट दे ही रहा हूं, समझा रहा हूं। लिखेंगे सब 2 टर्म, और 2026 वाले 1 टर्म। अगर 2026 वाले 1 टर्म कोई भी रोज लिखते हैं तो शब्दकोश आपके बढ़ेंगे। वकैब जिसको बोलते हैं, चूंकि लिखते समय शब्द नहीं होंगे तो सेंटेंस नहीं बनेंगे। क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है, शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं, वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तभी सेंटेंस बनता है। और अगर वह बच्ची कह रही कि शब्द नहीं, और ऐसा नहीं वही कह रही, बहुत लोग कह रहे हैं, तो फिर आप सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। सेंटेंस बना नहीं पाएंगे तो आप क्या कहते हैं, आंसर राइटिंग से एडमिशन ले लें, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाए। कहां से हो जाएगी, तुम्हारे पास शब्द ही नहीं है। मैं तो तरीका बताऊंगा ना आंसर राइटिंग में। तो इसको प्लीज फॉलो कीजिए। तो दया याचिका मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अब यहां पर कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो दया याचिका है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? यह कानूनी अधिकार नहीं, इट्स नॉट अ लीगल राइट। तो अब यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है, ये कानूनी अधिकार नहीं। यानी ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लीगल राइट नहीं है कि भैया तुम इनकार नहीं कर सकते, इनकार करोगे तो हम कोर्ट में चले जाएंगे फिर से। नो, यह कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, यह संवैधानिक विवेकाधिकार है, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी संविधान ने राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा है। संवैधानिक विवेकाधिकार का मतलब क्या हो गया कि भाई यह राष्ट्रपति की अपनी सोच पर, कि अमुक परिस्थिति में इस व्यक्ति को जो दंड दिया गया है क्या वो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है, नेचुरल लॉ के, जो उस समय कोर्ट समझ नहीं पाई बिकॉज ऑफ द लेस एविडेंस, कम साक्ष्य के कारण। तो ये उसके लिए है। तो दोनों अंतर भी आपको समझना है। और इस पर सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे, व्हाट इज द मर्सी पिटिशन, दया याचिकाएं क्या होती हैं, इनको संविधान में लाने का क्या उद्देश्य रहा है, और अभी तक भारत में दया याचिकाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या भूमिका रही है, डिस्कशन कीजिए। ऐसा आपसे प्रश्न पूछ लेगा। कितनी सिंपल सी बात है। पूछ लेगा कि नहीं पूछ लेगा बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों? इसको आप ऐसे समझिए, जो नए बच्चे होंगे, जैसे कोई छात्र, यानी आप, मैं, छात्रा, परीक्षा, और परीक्षा के बाद एक परीक्षा में फेल हो जाए, सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाए, और फिर रीचेकिंग कराए तो भी फेल हो जाए, फिर आखिरी बार प्रिंसिपल के पास जाएगा, हे प्रिंसिपल महोदय,
मेरी परिस्थिति देखिए, एक आखिरी मौका दीजिए। ये मैंने अपने घर में देखा अपने पिताजी को करते हुए कई बार क्योंकि वो भी प्रिंसिपल रहे और वाइस प्रिंसिपल भी रहे, तो लंबे समय तक उनका जो कार्यकाल रहा इन सब चीजों का, तो मैंने ये सारी चीजें देखी। तो हो गया, इसलिए वो उदाहरण मुझे याद आ गया, यहां पर मैंने आपको कर दिया। पॉइंट इज क्लियर बेटा। दया याचिका लीगल है? नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है? यस। तो दोनों चीजें आपने बना लिया। अब मेरे प्यारे बच्चा यहां से आता है कि भैया हर एक शक्ति का एक स्रोत होता है। जैसे आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? सुनील अभिव्यक्ति सर, IQ IP। अभी के लिए जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं कि आप कहते हैं सर IQ IP नहीं देखते हैं तो मजा नहीं आता, वैसे हर एक व्यक्ति के जैसे आपके ताकत का सोर्स क्या? अच्छा प्रोटीन, अच्छा मिनरल्स, अच्छा विटामिन। तो वैसे ही इस मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका का सोर्स यानी राष्ट्रपति को यह शक्ति कहां से मिलती है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। यानी क्षमादान की शक्ति। अब इसके बाद यानी जो पहली चीज पढ़ी, दूसरी चीज आती है कि भैया ये कहां से मिलती है, ये शक्ति कहां से आती है? माइटोकांड्रिया से आती है या कहां से आती है? तो जी हां, संविधान हमारा हमारे सभी एग्जीक्यूटिव का माइटोकांड्रिया है कि नहीं? जो भी हमारी कार्यपालिका, उसका माइटोकांड्रिया कौन है? संविधान है, जो उन्हें संविधान प्रदत्त शक्तियां देता है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है। संविधान का आर्टिकल 72 है मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या देता है? राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है। किस प्रकार की? यानी 5 प्रकार की शक्तियां यह देता है। पहला, पार्डन यानी पूर्ण क्षमा। दूसरा देता है रेप्राइब यानी स्थगन। तीसरा देता है राहत, जिसे हम रिस्पाइट कहते हैं। चौथा कहते हैं कटौती यानी रेमिशन। और पांचवा कहते हैं कम्यूटेशन यानी परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 शक्तियां उनको मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर मृत्यु दंड मिला है तो पूर्ण क्षमा यानी पार्डन, केवल ओनली शब्द लिखाएगा। हम लोग सिखाते हैं ना टीचर की, जहां ओनली लिखा रहे, एक्सट्रीम वर्ड रहे, वो अमूमन गलत होते हैं। हाँ, तो यहां सही होगा, केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो तुक्का मारते हैं, अगर उन्होंने अपने दिमाग में रख लिया कि यार सर तो सिखाए थे जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो बिल्कुल से होते ही नहीं है, ओनली, सभी नहीं। आप याद रखिएगा, कुछ एक्सट्रीम वर्ड सही होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज 100% सही नहीं होती है। तो आई होप कि आप यह पॉइंट समझ गए हैं। और ये मैंने पहले ही आपको सिखा दिया कि संविधान ने यह शक्ति क्यों दी है, यानी आर्टिकल 72 क्यों शामिल किया गया हो, मैंने आपको बता दिया। अभी लास्ट में ये जितने पार्डन की शक्तियां, चूंकि आर्टिकल में डिटेल नहीं है, लेकिन लास्ट में मैं इनका पूरा डिटेल भी आपको करा दूंगा, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स के लिए आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। ठीक है? तो असली सवाल यही है कि जब अदालतें हैं, नंबर 1 जज हैं, तीसरा कानून है, तो फिर राष्ट्रपति को यह शक्ति देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब इसके 3 सबसे बड़े फैक्टर, वो तो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, ऑब्वियस एक लेमन लैंग्वेज, लेकिन एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ये शक्तियां क्यों दी मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहला है, देखिए मिस्टेक सभी की होती या किसी से भी हो सकती है। तो ये जो मिस्टेक होती है, यानी जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल फ्लॉज या न्यायिक त्रुटि, तो न्यायिक त्रुटि की संभावना होती है, जुडिशियल फ्लॉ या न्यायिक त्रुटि जिसे हम कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला रीजन तो ये हो जाता है। क्यों? अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अच्छा एक चीज बताइए, जज कौन होता है? जज कौन होता है बताइए मुझे। भाई वो भी तो इंसान होते हैं ना, इंसानों से मिस्टेक होती है। तो जज भी इंसान है, एक। दूसरा, जो एविडेंस है उसका एनालिसिस भी गलत हो सकता है। एविडेंस यानी साक्ष्य की व्याख्या में गलती हो सकती है। इसीलिए संविधान ने एक फाइनल करेक्शन विंडो रखा है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के बाद कहता हूं कि बच्चों कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक ग्रुप में मैं स्वयं हूं और मेरे पर्सनल नंबर पे है, तो आप लोग आकर के मुझसे करेक्शन करा सकते, कहता हूं कि नहीं? ठीक है। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक मानवीय पहलू होता है, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स, मानवीय पहलू मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ये क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स क्या होता है? मानवीय पहलू क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो
और सजा मिलने में अत्यधिक देरी हो। मजेदार चीज, मानवीय पहलू, सजा उसको दे दी गई है लेकिन सजा समय से मिल ना रही हो, लंबे समय से 20 साल से मृत्यु दंड का इंतजार कर रहा है। तो मानसिक रूप से बीमार हो, अत्यधिक देरी हो, और इसी अत्यधिक देरी पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था और कहा था क्या समाधान की सख्त की एक टाइम लिमिट, समय सीमा तय होनी चाहिए, पूछा था कि नहीं? मेंस में पूछा था बच्चे। या कुछ ऐसी विशेष सामाजिक परिस्थितियां पैदा हो जाएं। अब वो कौन सी विशेष परिस्थितियां होंगी उसमें जाने की जरूरत नहीं। तो कहा जाता है कि कानून, ध्यान से समझिएगा, मानवीय पहलू में कानून भावना नहीं देखता है। कानून के अनुसार आप सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, क्योंकि कानून तो लिखा हुआ। तो कानून हमेशा भावना नहीं देख पाता है, इसलिए संविधान भावना देख रहा है इस प्रकार के केसेस में। तो संविधान में इसको इसीलिए स्थान दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा होता है, क्यों लाया गया है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसे बोलते हैं आर्टिकल 21 की रक्षा। आर्टिकल 21 यानी फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार। अनुच्छेद 21 की रक्षा यानी राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार में शामिल है राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी सम्मान के साथ जीवन का अधिकार। क्यों आर्टिकल 21 का जिक्र यहां किया जा रहा है? चूंकि बेटा मृत्यु क्या है? अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल है। क्या कोई मृत्यु को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। इसलिए संविधान कहता है कि एक आखिरी विवेकाधीन सुरक्षा जरूरी है, और वही आखिरी विवेकाधीन सुरक्षा या फाइनल विंडो करेक्शन आर्टिकल 72 में, क्योंकि जीवन का अधिकार है। क्योंकि आप जीवन किसी को दे नहीं सकते, तो जीवन लेने का हक नहीं है। इसलिए अगर जीवन लेने के बाद कुछ ऐसा मुद्दा निकल करके आता है जहां पर क्षमा मिल सकती है, तो राष्ट्रपति उसके लिए संविधान प्रदत्त शक्तियों से लैस है, मिसाइल लेकर के लैस है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन पहलू हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, उस निबंध को फिर से याद करिए। क्या कहा गया? न्यायिक त्रुटि, जुडिशियल फ्लॉज भी हो सकते। तो इसका मतलब है कि संविधान निर्माताओं ने जो बात मैंने पहले आपको सिखाई कि करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। आ गया, इसीलिए आर्टिकल 72 लाया गया। तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा कि आर्टिकल 72 क्यों लाया गया, जबकि हमारे पास ट्रायल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, एक पूरा तंत्र है न्याय देने का। वह इसीलिए क्योंकि करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, कि हमारा लोकतंत्र सफलतापूर्वक चले। मजा आया? अब आता है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, क्या राष्ट्रपति, अब यही यूपीएससी का, अब यहां से चौथा पॉइंट तीसरा पॉइंट निकल करके आएगा कि क्या राष्ट्रपति इस शक्ति का मनमाना, चूंकि उनका विवेकाधिकार है। विवेकाधिकार पर हमेशा प्रश्न रहता है राज्यपाल, तो विवेकाधिकार है, ऑब्वियस है, तो क्या वो मनमानी कर सकते हैं? मनमानी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर मिस्टेक हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए भी अगर हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। तो हम कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी मनमानी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की जो पावर है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरंकुश नहीं। आप सबको पता, वो नामिक कार्यपालिका। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, तो वो निरंकुश नहीं है, और संवैधानिक नैतिकता से उनकी शक्ति बधी हुई। अगर वो संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स यानी जो पावर मिली उसका आप संयम पूर्वक इस्तेमाल कीजिए, यही है संवैधानिक नैतिकता। तो अगर उसका उल्लंघन करें तो इनके ऊपर भी तो इंपीचमेंट बैठा हुआ है इनको भी तो महाभियोग के घेरे में ले लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है दो प्रकार से, यानी किसी की शक्ति कितनी है, कानून तो है, व्यवस्था तो है, लेकिन किसी की शक्ति कितनी, इसका निर्धारण समय समय पर सुप्रीम कोर्ट विभिन्न केसेस में करता है। तो ये मनमानी नहीं कर सकते। कई केसेस हमारे सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से अगर हम देखना चाहें, अब इसको मैं यहां ले ले रहा हूं। जो पहला केस है केहर सिंह केस, क्या नाम है? केहर सिंह केस। केहर सिंह केस, केहर 1989, डेट वगैरह थोड़ा सा ठीक है ना। वो कहते हैं
कि क्षमादान के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्ति स्वतंत्र है, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं। अगर उन्होंने संविधान की भावनाओं को छेड़ा तो फिर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण, यानी संविधान का संरक्षक होने के कारण न्यायपालिका उसमें फिर हस्तक्षेप करेगी। और फिर तो केहर सिंह केस में कहा जा रहा है कि मतलब ये मनमानी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक और केस था मेरे प्यारे बच्चों, इप्रू सुधाकर केस, EPURU, इप्रू सुधाकर केस। ये था 2006 के आसपास। इस केस में क्या कहते हैं, अगर इनका निर्णय मनमाना हो गया राष्ट्रपति का, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो बिडेन साहब ने अपने बेटे को तमाम आरोपों से मुक्त किया कि नहीं किया, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसे देखें, अब वहां का उतना लीगलिटी मुझे नहीं पता या उतना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस नहीं पता, ऑब्वियस है। आप ऐसा अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ये जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूं। लेकिन उस समय भी हमने पढ़ा था हिंदुस्तान से कंपेयर करते हुए कि ये संभवतः इंडिया में वो नहीं कर सकते थे अगर इंडिया के राष्ट्रपति होते तो, क्योंकि वहां कुछ मामलों में राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने अपने पुत्र को सभी प्रकार की जो भी उनके ऊपर सजा थी वो सब मुक्त कर दिया। तो इप्रू सुधाकर केस 2006 अगर वो इंडिया में होते तो इस केस के आधार पर वो नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर निर्णय मनमाना हो, राजनीतिक दबाव में हो, अप्रासंगिक इररिलेवेंट रीजंस पर हो तो जुडिशियल रिव्यू संभव है। प्रीलिम्स के लिए भी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान की जुडिशियल रिव्यू संभव है? आप कहेंगे सर इप्रू सुधाकर केस में जुडिशियल रिव्यू संभव है। अब चलो इसको छोड़ो, जुडिशियल रिव्यू पर कोई प्रश्न आ जाए, इस उदाहरण को आप वहां डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे? यूपीएससी की जो चर्चा है 360 डिग्री होती है, इसको अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब इसके बाद आता है जो यूपीएससी का प्रश्न, और उसको प्रश्न के रूप में मत लीजिए, यानी मैंने उसको चौथे पॉइंट के रूप में नोट्स में आपको डेवलप करके दिया है। आप जब अभी नोट्स पढ़ेंगे, अभी मैं उसको बना हुआ, अभी मैं उसको आप लोगों के लिए डाउनलोड करता हूं। चौथा, कि देरी इसमें हो जाती है, यानी राष्ट्रपति महोदय या महोदया गाना गाते हैं कि मैं देर करता नहीं लेकिन देर हो जाती है। तो देरी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और उस पर एक गाना भी है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। तो देरी हो जाती है एक बड़ा मुद्दा। यही आधुनिक बहस है, वर्तमान बहस है, जो मर्सी पिटीशंस पर अक्सर की जाती है जब भी चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे रहे, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं कौन कौन से केसेस, क्योंकि इतना फैक्ट कोई याद नहीं रख सकता और निकाल नहीं सकता। बस आपको जो मैं बोलूं, कुछ केसेस में 10 से 15 साल मेरे प्यारे बच्चों लग गए हैं। अब दोषी को फांसी हो चुकी है, अब बेचारा रोज उठ रहा है, उसको पता है कि हमको फांसी मिलेगी, फिर अगले दिन सोच रहा हमको फांसी मिलेगी, यानी हर दिन वो फांसी की आशंका में जीता रहा। तो ये तो गलत है ना? आप खुद बताएं, गलत है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक केस और आता है देरी पर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, केस का नाम है शत्रुघ्न चौहान केस, शत्रुघ्न सिन्हा, तो शत्रुघ्न चौहान केस 2014, ठीक है ना? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अत्यधिक देरी इज इक्वल टू, अत्यधिक देरी इज इक्वल टू, यानी जो 15-20 साल मैंने लिखा है, मानसिक यातना मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? मानसिक यातना। समझ गए आप? ठीक है। और यह केवल मानसिक यातना नहीं, अभी आपने लिखा था ना, यानी इसमें ये मानवीय पहलू भी हो गया, मानसिक यातना। दूसरा, ये आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन इसी केस में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं। तो देरी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार हो सकती है, इसी केस में कहा गया। देरी हो रही है तो भाई उसको आजीवन कारावास में बदल दो, ठीक है? बोलिए भाई। आई होप आप सारा मुद्दा बहुत बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए हैं। क्लियर है? बोलिए।
तो आज अब आते हैं फिर से आज की खबर पर और पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी समरी आपको दे देते हैं और फिर उसके बाद चूंकि पूरा डिटेल में मैंने बेटा दिया ही है तो मजा आ जाएगा अभी आपको। तो बस यूपीएससी बेटा एकदम रगड़ दो इस बार, और तुम मुझे प्रीलिम्स दो, मैं तुम्हें मेंस दूंगा बच्चों। ये मैं पीडीएफ में बच्चों इसलिए अपलोड कर दे रहा हूं ना, क्योंकि अब यार अगर आप देखोगे तो जो क्षमादान की शक्तियां इसमें लिखी भी हुई है ना, तो वही मैं, नहीं तो मैं लिखूंगा तो समय लग जाएगा। केवल इसलिए बस यहां पर पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूं, जिससे कि वो फैक्ट है तो फैक्ट की चीजें आसानी से इजीली हो जाएं, समय कम लगे, तो मुझे लगता है ठीक है। तो अब यहां पर हम आते हैं, हाँ ये पूरा सिलेबस वगैरह बेटा सब लिखा ही हुआ, अभी मैं बताता हूं, पहले एक बार टॉपिक खत्म कर दूं फिर आता हूं। ठीक है, टॉपिक खत्म करने, तो ये आ गया आपका। तो आज की खबर से हमें क्या सीख मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज की खबर से सीख यही मिलती है, जो आज की खबर है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली खबर, यहां आते हैं एक मिनट के लिए। ये खबर जो है हाल ही में जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो जब राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज किया है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि संविधान दया का अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी है मर्सी की आपके पास, लेकिन जघन्य अपराधों में, हीनियस क्राइम्स में, जघन्य अपराधों में मेरे प्यारे बच्चों, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय सर्वोपरि है। यह फैसला क्या बताता है? मैं अपनी अंतिम बात कह रहा हूं, संवैधानिक करुणा तो है, यानी संवैधानिक करुणा, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन इज नॉट इक्वल टू दंड मुक्ति। दंड मुक्ति की व्यवस्था है, लेकिन आप संवैधानिक करुणा के आधार पर हीनियस क्राइम में दंड मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी आर्टिकल 72 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो न्याय को कठोर होने से रोकता है और दया को अंधा होने से। कैसी लगी ये पंक्ति? आर्टिकल 72 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो न्याय को कठोर होने से रोकता है और दया को अंधा होने से, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना? तो अब राष्ट्रपति की क्षमादान की जो 5 शक्तियां, उन पर हम बाद में बातचीत करेंगे, यानी अभी पहले देख लेते हैं सिलेबस जो मैंने आपको, यानी यूनिट सारी लिखी हुई है। भारतीय संविधान ऑब्वियस है, आर्टिकल 21 का जिक्र आया है, तो महत्वपूर्ण प्रावधान, इसलिए यह सिलेबस का पार्ट है। पॉलिटी ऑब्वियस है, न्यायपालिका, न्यायपालिका का रोल ऑफ द जुडिशरी, ये भी है। और कार्यपालिका आप देख सकते हैं, कार्यपालिका यानी कि प्रेसिडेंट क्या है? कार्यपालिका का शीर्ष पद है, ठीक है। तो कार्यपालिका की भूमिका, क्षमादान, यहीं से यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था। फिर सेपरेशन ऑफ पावर का भी यहां मैंने जिक्र कर दिया है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे से क्षमादान की शक्तियों में संतुलित किया गया है। एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के संरक्षण के लिए यह आर्टिकल 72 है, लेकिन वह देश काल और परिस्थिति के अधीन है, यह भी आपको कहना है। ऐसे मैंने बहुत सारे बताए प्रीलिम्स। फिर 2025 में आपसे देखिए प्रश्न भी पूछा, वही उनका वाला मामला लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए और विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएं हैं? अग्रिम माफी क्या होती है? प्रेम्पटिव पार्डन्स क्या होता है? देख रहे हो बच्चे, यानी पार्डन की शक्तियों पर जो जो चर्चा में वही पूछा जाएगा, तो चर्चा है, इसीलिए सुनील अभिव्यक्ति ने उस चर्चा को मुद्दा बनाया, ठीक है। तो भारत ये कह रहा तुलना कीजिए,
क्यों? क्योंकि एक यूनिट है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना, मेरे प्यारे बच्चों। है कि नहीं है? है? बोलिए भाई। तो चलो, अब अगर हम एक कंपेयर कर दें आपके सामने तो और बढ़िया हो जाएगा, चूंकि मैंने जिक्र कर दिया है तो इसको भी कर ही लेते हैं, क्या ही है। तो भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, वो तो मैंने आपको सिखाई दिया, भारत में। और यूएस में मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत में आपको पता है, अभी अभी पढ़ा है आर्टिकल 72, ठीक है। और राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमा दे सकते हैं, वो भी आपको पता है बहुत अच्छे से। और किन मामलों में दे सकते हैं, ठीक है ना। 5 प्रकार की हैं, यानी टाइप्स हो गया, 72 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप हो गए 5, किन मामलों में दे सकते हैं, तो वो भी आपको बता ही दिया। जो आज का टॉपिक था, यानी डेथ सेंटेंस, यानी मृत्यु दंड में। कोर्ट मार्शल अगर हुआ हो तो उसमें भी दे सकते हैं, और यूनियन लॉ, संघीय कानून के तहत किसी अपराध में, इन 3 चीजों में दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इस शक्ति की सीमाएं भी आपको बताई, शक्ति है तो सीमाएं हैं, ठीक है कि नहीं। तो आपने पढ़ा कि भाई पूर्णतः निरंकुश नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, मैंने केसेस के द्वारा आपको बताया। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन उसके अनुसार इनकी सीमाएं तय होती हैं कि ये मनमानी नहीं कर सकते, यानी मालाफाइड या दुर्भावना नहीं हो सकती है, और कोई भी इरेलीवेंट रीजन से ये किसी को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। इप्रू सुधाकर केस मैंने आपको बताया ही बताया, मेरे प्यारे बच्चों। अब यहीं पर अगर हम कंपेयर करें यूएस का, पेन का कलर बदल देते हैं, यानी अगर हम यूएस पे आ जाते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 है मेरे प्यारे बच्चों, और सेक्शन 2 है। आर्टिकल 2 और सेक्शन 2 में ये दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी इंपीचमेंट महाभियोग अगर किसी के विरुद्ध लगा है, तो उसको छोड़ करके जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास शक्ति है रेप्राइब और पार्डन की, यानी क्षमादान की, जो अमेरिकी कानूनों के तहत सजा प्राप्त लोग हैं। याद रखिएगा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वही जो इंडिया में कर सकता है, लेकिन वहां पर एक अलग हो जाएगा। जैसे भारत में जो 5 आपको बताया गया है, तो वहां पर 4 है मेरे प्यारे बच्चों। यानी जैसे कोई भी फेडरल क्राइम किया गया हो, उसमें भी क्षमादान दे सकता है, फेडरल क्राइम में। लेकिन उसके अंतर्गत यानी वो क्या दे सकता, पार्डन, यानी पूर्ण क्षमा हो गई, कम्यूटेशन, ठीक है ना, कम्यूटेशन, रेप्राइब, ठीक है, ये सब वो दे सकता है। तो ये तो हमारे यहां भी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जो हमारे यहां नहीं, वो है एमनेस्टी, जिसे हम कहते हैं व्यापक माफी, ठीक है। क्या नहीं दे सकता, व्यापक माफी, ये यहां मिलती है। और यह भी याद रखिएगा कि अमेरिका में केवल फेडरल क्राइम में, यानी जो केंद्र के स्तर पर है, स्टेट क्राइम में यह माफी नहीं दे सकता, आपको अच्छे से पता, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। किन किन मामलों में दे सकता है, तो 3 तो इंडिया के जैसे ही, जिसको अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा तो आप समझ ही जाएंगे। इनफैक्ट डिटेल में समझाना क्या है, समझ ही लिया जाए, क्या कहते हो। पांचों पार्डन को थोड़ा बढ़िया ढंग से थोड़ा सा समझा दूं बच्चों, और फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी मैं आपको समझा दूं जिससे आप समझ पाए यहीं पर, पार्डन का मतलब क्या हो गया। प्रीलिम्स के लिए एकदम सतर्क हो जाएगा पार्डन, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आप पढ़ ही रहे हैं। पार्डन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेटा पूरी तरह कंप्लीटली माफ कर देना। तो आप देख सकते हैं इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है, ये देख सकते हैं आप। अमेरिका दोष यानी कन्विक्शन का प्रभाव भी समाप्त हो सकता है। आरोपी को लगभग क्लीन स्लेट, यानी जैसे ना वो जब जेल में जाता है तो उसके स्लेट के ऊपर उसका आइडेंटिटी लिखी होती है, तो वह जो उसकी अपराध की आइडेंटिटी है अपराधी की, वो मिट जाती है, यानी क्लीन स्लेट मिल जाती है। यह सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली क्षमादान शक्ति है मेरे प्यारे बच्चों।
तो ये दोनों देशों में है। इसको आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास हुआ, राष्ट्रपति ने पार्डन दे दिया, तो वह जेल से बाहर आ सकता है। कई मामलों में कानूनी अयोग्यता, जैसे वो किसी सर्विस में, तो सर्विस में जा सकता है, कानूनी अयोग्यता भी समाप्त हो सकती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और मृत्यु दंड में जो पार्डन होता है केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं, राज्यपाल यह नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी अक्सर यही ट्रैप करता है, तो इसको आप रखिएगा। अब दूसरी पावर होती है यहां जो इंडिया की थी, पार्डन यानी पी की, ये मैंने आपको बताई। दूसरी है रेप्राइब, आपको पता है रेप्राइब भी, और यही अमेरिका में भी है रेप्राइब, यानी स्थगन या अस्थायी रोक, किसी चीज को रोक देना। रेप्राइब यानी सजा को कुछ समय के लिए टाल देना। ये अमेरिका में भी, इंडिया में भी। तो कंपेयर भी आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप कंटेंट भी पढ़ रहे हैं कि सजा खत्म नहीं होती, बस उसका एग्जीक्यूशन रोका जाता है। रेप्राइब का मतलब यही होता है, यानी किसी को फांसी की तारीख तय है, लेकिन मर्सी पिटीशन उसकी लंबित है, या कोई नई परिस्थिति आ गई, नई परिस्थिति में कोई एविडेंस वगैरह आ गया है, तो राष्ट्रपति फांसी को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, याद रखिएगा। यानी रेप्राइब को आप ऐसा समझिएगा, एक पॉज बटन, जैसे आप टीवी वगैरह देख रहे हो तो पॉज कर दी, सजा चल रही, बस थोड़ी देर रुक गई है मेरे प्यारे बच्चों। रेप्राइब मतलब सजा माफ नहीं है, यह केवल टेम्परोरी रिलीफ है। दोनों देशों में यहां पर भी देख सकते हैं तीसरी शक्ति रेस्पाइट मौजूद है, और हिंदुस्तान में भी रेस्पाइट मौजूद है, यानी विशेष परिस्थिति में राहत इसको बोलते हैं। यानी कोई मानवीय परिस्थिति होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको डायग्राम में, चार्ट में बना के बताया था। अब ये कब दिया जाता है? आपने देखा होगा कि जब कोई पिक्चर उक्चर, आप याद करिए कि एक कोई व्यक्ति है जो बहुत बूढ़ा हो गया, उसको फिर जेल से छोड़ दिया गया, यानी दोषी बहुत बूढ़ा हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, गर्भवती महिला हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, ठीक है, जैसे किसी महिला को मृत्युदंड मिला और वह गर्भवती है, तो राष्ट्रपति सजा की कठोरता कम कर सकते हैं। जैसे डेथ है तो उससे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। और उसके पीछे मानवीय पहलू होता है कि भाई वो बच्चा, अगर उसकी मां को, जो पैदा होगा, अगर उसकी मां को मृत्युदंड मिलेगा, तो स्वाभाविक उस बच्चे को भी आपने एक जीवन से वंचित कर दिया, तो आजीवन वो कारागार में रहेगी, लेकिन अपने बच्चे का लालन पालन कर पाएगी। तो रेस्पाइट को आपको कैसे याद रखना है? ये एक रिलीफ है बिकॉज ऑफ आपकी कंडीशन, दशा के हिसाब से, इसीलिए ये सब संवैधानिक नैतिकता के उदाहरण है। तो ये तीन आप देख सकते हैं हमारे यहां कॉमन है। मजा आया? अब चौथा एमनेस्टी, वहां पर अलग है, व्यापक माफी देने की शक्ति है। और हमारे यहां चौथा होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेमिशन, यानी सजा में कटौती। यानी अगर 5 साल है 2 साल कर दो, यानी सजा का प्रकार, टाइप वही रहता है। कठोर सजा है तो कठोर सजा ही रहेगी, केवल समय, यानी 7 साल की कठोर सजा बामुशक्कत, ऐसा करके जो ना पिक्चरों में आता है, तो 7 साल को घट के 3 साल हो जाएगा, ठीक है, रहेगा वो जेल में ही। क्लियर है? तो यूपीएससी यहां पर फिर से ट्रैप करेगा, रेमिशन सजा बदल देता है, नहीं भैया, केवल ड्यूरेशन कम करता है, समय अवधि, सजा का रूप वही रहता है, ठीक है। और पांचवा है कम्यूटेशन, और शायद यहां भी था कम्यूटेशन, आप देख सकते हैं, यानी अमेरिका में भी था कम्यूटेशन, सजा का रूप बदलना, ठीक है। कम्यूटेशन में क्या होता है? सजा का स्वरूप ही बदल जाता है, लेकिन सजा समाप्त नहीं होती। जैसे डेथ सेंटेंस अगर लाइफ इंप्रिजमेंट में हो जाए, इसे बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। कठोर दंड उसको सामान्य दंड में परिवर्तित कर दिया जाए मेरे प्यारे, यानी चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट। ये आपको बस इतना याद रख लेना है, ठीक है ना? ठीक है, तो बहुत आसान, इसको आप चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों? जैसे आप सारी शक्ति, मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, शक्ति कौन कौन सी, पांचों लिख लीजिएगा, क्या बदलता है वो लिख लीजिएगा, और एग्जाम्पल, तो आपको जीवन में नहीं भूलेगा, ये आप कर सकते हैं। हम जैसे, मैं अगर, जैसे पार्डन में है, सजा भी बदलती है, दोष भी बदलता है, पूरा माफ हो जाता है। रेप्राइब में समय बदलता है, ठीक है ना, उदाहरण फांसी टल जाती है। रेस्पाइट में कठोरता, इस प्रकार की आप चीजों को समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें, ठीक है ना?
अब क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? कमेंट करिए, पांचों चीजें समझ में आ गई हैं? ठीक है, तो अमेरिका का भी पता लग गया आपको। पार्डन है, रेप्राइब और कम्यूटेशन है, तीन ही है, और प्लस एमनेस्टी है, याद रखिएगा। तो अब अमेरिका में क्या क्या सीमाएं हैं, क्योंकि लिमिटेशन भी प्रश्न में पूछा है, तो अमेरिका में चूंकि हमने यहां सीमाएं बताई, तो अब अमेरिका वाले में भी हमें लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी। इंपीचमेंट मामलों में क्या पार्डन देगा? नहीं देगा अमेरिका में। स्टेट क्राइम में क्या पार्डन देगा? नहीं देगा। जुडिशियल रिव्यू क्या अमेरिका में है? लगभग नहीं है। राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति कैसी है? बहुत व्यापक है, भारत से बहुत ज्यादा। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट या मानी जाती है। अब तो समझ गए होंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब इसका भी आप चाहें तो एक टेबल बना करके दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे पॉइंट आप लिखिए, इधर लिखिए इंडिया और इधर लिखिए यूएस। ठीक है, इंडिया और यूएस। अब जैसे पॉइंट में पहला हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी संवैधानिक प्रावधान। इंडिया में है आर्टिकल 72, अमेरिका में है उनके संविधान का आर्टिकल 2 सेक्शन 2। आप देख सकते हैं, ऐसा लिखिएगा। अब आता है दूसरा, डेथ सेंटेंस में पार्डन, मृत्यु की सजा में पार्डन। यस, इंडिया दे सकता है, और ठीक है, यहां पर फेडरल डेथ में दे सकता है, लेकिन स्टेट में नहीं दे सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू यहां पर इंडिया में सीमित है और अमेरिका में नहीं के बराबर है। आप देख सकते हैं, हर जगह यहां क्रॉस लगेगा। स्टेट क्राइम में सख्ती, स्टेट क्राइम में जो सख्ती है हमारे यहां भी नहीं है, उनके यहां भी नहीं, हमारे यहां भी राज्यपाल देखेगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। इंपीचमेंट मामलों में हमारे यहां लागू नहीं और वहां भी लागू नहीं है। ठीक है, अब आपके सामने आएगा एक प्रश्न, एमनेस्टी, क्योंकि यही अमेरिका को भारत से अलग करता है। एमनेस्टी जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन में लिखा है अग्रिम माफी। एक बार जरा क्वेश्चन देखिए, तब आप और अच्छे से समझेंगे। इसको देखिएगा, क्या कह रहा है? अग्रिम माफी क्या होती है? चूंकि ये शब्द उस समय खूब चर्चा में था, तो इसी वजह से यूपीएससी उठा के चेपता है आपको। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमने तो सर कोचिंग में इंडियन पॉलिटी पढ़ी है। अरे भैया, सब ये अखबार हैं जो अगर समझ गए तो ये 26 और 27 आपका और हमारा, यानी सुनील अभिव्यक्ति और उनके बच्चों का होगा, ये मान के चलिएगा आप। ये कोई बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को जीरो मानते हुए बात बोल रहा हूं। लोग नहीं समझ रहे हैं, ट्रेडिशनल पढ़े जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक बार अगर क्या होता है, सब कुछ एनसीईआरटी होती, कुछ एनसीईआरटी नहीं। 10-5 प्रश्न मिलते हैं, कौन मना कर रहा है? तो हम भी कहते हैं ना, हर एक एनसीईआरटी पढ़ो, पीछे से अभ्यास प्रश्न पढ़ो। पूरी किताब पढ़ने के बजाय पीछे का अभ्यास प्रश्न पढ़ो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके बाद एनसीईआरटी में ढूंढो पढ़ते पढ़ते कि वो अभ्यास प्रश्न का आंसर क्या है। लेकिन आप तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। आज मैंने 5 एनसीईआरटी पढ़ी, कोई फायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे उसका। आपको पता ही नहीं क्या आउटकम निकालना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आउटकम बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड स्टडी आप करते रहिए, पढ़ते रहिए आप। और आउटकम बेस्ड स्टडी क्या होती है? एनसीईआरटी पढ़ रहे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं हिंदू में दिखाता हूं, फिर उसके बाद आप पढ़िए, फिर उन सभी क्वेश्चन के आंसर ढूंढिए। इसको बोलते हैं आउटकम बेस्ड स्टडी। ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पढ़ रहे हैं, ये आउटकम बेस्ड स्टडी नहीं है। तो 4-5 साल का आपने अपना बंदोबस्त कर लिया, 10 साल। तो एमनेस्टी यानी अग्रिम माफी क्या है? इसका मतलब होता है किसी वर्ग या समूह को सामूहिक सजा दे, क्षमा दे देना, यह है एमनेस्टी, अग्रिम माफी। ये जो पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना? कहां गया भाई? अग्रिम माफी, किसी वर्ग या समूह को सामूहिक क्षमा दे देना। इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप बेस्ड पार्डन। जैसे कभी किसी से राजनीतिक अपराध हुआ हो, किसी एक ग्रुप ने विद्रोह कर दिया हो युद्ध या आंदोलन के बाद, तो ऐसा नहीं कि भारत में
भारत में भी हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कैदियों की रिहाई, और प्रेसिडेंट फोर्ड ने अमेरिका में वियतनाम वार के समय भी एमनेस्टी की सुविधा दी थी मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर एक शब्द और आया है, प्रेम्प्टिव पार्डन्स। क्या होता है? इसको प्री एम्प्टिव पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। प्री डैश एम्प्टिव, यहां तो एक साथ लिख गया यूपीएससी में, प्री एम्प्टिव, तब ये आराम से समझ में आ जाएगा। प्री एम्प्टिव यानी ऐसा पार्डन जो अपराध के बाद लेकिन कन्विक्शन से पहले, दोषी होने से पहले और अपराध के बाद दे दिया जाए। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन से पहले भी यह भारत में नहीं होता, लेकिन अमेरिका में यह संभव है, इसीलिए इसका यहां जिक्र है। ठीक है, जैसे अमेरिका में मेरे प्यारे बच्चों एक ना वाटर गेट केस हुआ था। उस केस में रिचर्ड निक्सन दोषी आप पाए गए थे, मतलब दोषी अकॉर्डिंग टू मीडिया एंड सो ऑन सारी चीजें वो हो रहे थे, कानून के अकॉर्डिंग भी वो दोषी हो रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड ने उन्हें बिना ट्रायल के पार्डन दे दिया। यही कहलाता है प्री एम्प्टिव पार्डन मेरे प्यारे बच्चों। भारत में इसकी अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल प्रोसेस और सेपरेशन ऑफ पावर, इन तीनों का सम्मान करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्या कहते हो? अब तो चीजें क्लियर हो गई हैं? बोलो भाई। अब तो चीजें क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का? चलिए कमेंट करिए, आप लोगों को कमेंट में देख रहा हूं। ठीक है, क्या आप लोग चाहते हैं वाटर गेट केस थोड़ा सा समझा दूं? इसको आप कहीं करप्शन में भी, पॉलिटिकल करप्शन या राजनीतिक नैतिकता मूल्य, राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, वहां भी यूज कर सकते हैं? बता, ठीक है। वाटर गेट जो स्कैंडल था ये 1972-74 में अमेरिका में बड़ा चर्चा में रहा था। सबसे बड़ा ये पॉलिटिकल करप्शन था, राजनीतिक घोटाला। ये उदाहरण है जो यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्राय कहा जाता है कि मूल्य और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, ये उसका उदाहरण है। यानी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उस समय थे, उन पर आरोप लगा कि विपक्षी पार्टी यानी डेमोक्रेट्स के दफ्तर में जासूसी करवाई, जांच को दबाने की कोशिश की, सत्ता का दुरुपयोग किया। मामला इतना बढ़ा कि इंपीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। और जैसे ही इंपीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी समय रिचर्ड निक्सन ने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। अब ध्यान से समझिएगा। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उस समय तक उन पर कोई क्रिमिनल ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। कन्विक्शन ऑब्वियस है, जब ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ था तो कन्विक्ट होने का प्रश्न नहीं, यानी कन्विक्शन तो दूर, फॉर्मल चार्ज भी तय नहीं हुए थे। और निक्सन के इस्तीफे के बाद 22 प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के अपने आदमी गेराल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, आई ग्रांट अ फुल, फ्री एंड एब्सोल्यूट पार्डन unto Richard Nixon for all offenses against the United States which he has committed or may have committed। आप देख सकते हैं, इसका सीधा सा अर्थ यही था कि निक्सन को वाटरगेट से जुड़े सभी फेडरल क्राइम्स में ट्रायल से पहले ही पार्डन दे दिया गया। यही कहलाता है प्री एम्प्टिव पार्डन, यानी कन्विक्शन से पहले क्षमा। कन्विक्शन से पहले क्षमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं थी, कोई ट्रायल नहीं चला, कोई कोर्ट जजमेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ने पार्डन दे दिया। आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? अब तो मजा आया। क्या भारत में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं होता? मैंने आपको बता दिया क्यों। क्योंकि भारत में पार्डन जुडिशियल प्रोसेस के बाद आता है, यानी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, तब आता है पार्डन।
तो भारत में यह बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि भारत में पार्डन की जो व्यवस्था जुडिशियल प्रोसेस के बाद है, ठीक है। और कन्विक्शन के बिना पार्डन देना रूल ऑफ लॉ के हिंदुस्तान के विरुद्ध है, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। इसीलिए भारत में प्री एम्प्टिव पार्डन की कोई परंपरा या अनुमति नहीं है। शायद आप इसको समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि अमेरिका में जो ये वाटर गेट स्कैंडल पर उनका डिसीजन था, यह सबने स्वीकार किया। उनके इस डिसीजन की बहुत सी आलोचना हुई इसमें। और आलोचना क्यों होगी? क्योंकि भाई निक्सन कानून के ऊपर दिख रहे हैं, इससे अकाउंटेबिलिटी कमजोर होती है राष्ट्रपति के ऑफिस की, भैया हम कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन फोर्ड ने अपनी बात जस्टिफाई करी, उन्होंने कहा भैया कि ये आवश्यक है, अमेरिका के हित में है। जैसा नहीं कहते सभी सत्ताएं कि हम भाई अमेरिका के हित में है। अब आई होप आप सारी चीजें समझ गए। अब यह प्रश्न आप देखिए 2014 का, और इस प्रश्न को आप जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ आज आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा बच्चों। और वो होमवर्क क्या रहेगा? वो होमवर्क ये रहेगा कि आप सब लोग एम लक्ष्मीकांत उठा के कुछ भी उठा करके आप क्या करेंगे, आज इसको निपटा डालेंगे। पूरा राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका, आज आपका पॉलिटी का टॉपिक ही यही रहेगा। अभी मैं पॉलिटी की क्लास लूंगा, तो आज का टॉपिक बिना कुछ कहे एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति पूरा निपटा डालिए, जिससे कि राष्ट्रपति की शक्तियां व्हाटएवर जो भी हैं, ठीक है, करेंगे आज का पॉलिटी का टास्क। ठीक है, हिंदू का टास्क नहीं है, इंडियन पॉलिटी का टास्क है, क्योंकि अब आज आ गया तो इसको उड़ा दिया जाए आज। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न जरा आप देखिए, पढ़िए इसको और मुझे बताइए इसका कितना परसेंट आप समझते हैं। मृत्यु दंड के आदेशों को के लघुकरण में राष्ट्रपति देरी करते हैं, ये चर्चा में आ गए हैं। क्या एक टाइम लिमिट तय कर दी जानी चाहिए? ठीक है, बोलो। समझ में आया? तो इस प्रश्न को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कोई बच्चा? मैं इंग्लिश में भी आ जाता हूं प्रश्न, जिससे दिख जाए। इस प्रश्न को अगर लिखना है तो सबसे पहले ऑब्वियस है, जो मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में, आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद बताइए कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, और किन मामलों में दी जाती है 5 प्रकार की कोर्ट मार्शल संघ का कानून, और ठीक है ना, अपराध तथा मृत्युदंड के मामलों में, यह भी लिख दीजिए। फिर इसके बाद इस शक्ति का नेचर बता दीजिए, प्रकृति बता दीजिए कि भैया यह निरंकुश नहीं है। निरंकुश नहीं है मतलब भाई मंत्रिपरिषद की सलाह पर आप करेंगे, यानी यह सीमित है और न्यायिक समीक्षा के अधीन, यह भी आपको बता दिया। ये सारी बातें क्लियर है। और जो देरी वाला बात है, डिनायल ऑफ जस्टिस, अगर देरी होती है, ये मैंने आपको बताया। यानी यदि क्षमादान का निर्णय, मैंने आपको सिखाया, मनमाना हो, दुर्भावनापूर्ण हो या अप्रासंगिक आधारों पर लिया गया है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अभी मैंने बताया ना, अप्रूव सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार केस। और इसके अतिरिक्त डिनायल वाले में दया याचिकाओं के निपटारे में अगर अत्यधिक देरी हो तो उसको आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन माना गया है, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। ठीक है, तो बस वही चीज यहां पर आपसे पूछी गई है। पूरा कंटेंट इन डिटेल आपके सामने देख सकते हैं। प्रासंगिक घटना यानी क्यों हम पढ़ रहे हैं, दया याचिका क्या है, लिखा भी हुआ।
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की प्रकृति क्या है, आप देख सकते हैं। न्यायिक समीक्षा उस शक्ति की कब हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का तर्क क्या क्या है इस मामले में, सारे केसेस हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। कार्यपालिका द्वारा क्षमादान बनाम न्यायिक निर्णय, कैसे संवैधानिक संतुलन बनाया गया। दया याचिका में देरी, ये देखिए आप, तो यही सबसे महत्वपूर्ण यहां पर है। भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, विधि आयोग का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है। मनुष्य के अधिकार क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, राष्ट्रपति की भूमिका केवल रबर स्टैंप नहीं है। आपराधिक न्याय से संबंधित व्यापक चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद एक प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं, आ गया। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त क्षमादान की शक्ति निजी अनुग्रह का कार्य नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। चर्चा कीजिए। अब संवैधानिक दायित्व कैसे है, इंट्रोडक्शन, अनुच्छेद 72 का संवैधानिक उद्देश्य, न्यायिक व्याख्या, एक निरपेक्ष शक्ति नहीं है इस शक्ति के बारे में, दया याचिका में देरी, अनुच्छेद, समकालीन प्रासंगिकता और बहस, निष्कर्ष। ये हमेशा याद रखिएगा, ये मैं जो लिखता हूं उच्च अंक प्राप्त करने के लिए, तो आपको अच्छा निष्कर्ष देना होगा। फिर प्रीलिम्स के ढेर सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं मर्सी पिटीशन पर, जिसकी आप करेंगे दबा करके प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी ताकत होती है इन प्रश्नों की, वो होती है यूपीएससी ट्रैप, मतलब जो बनाया जाता है कि भाई कहां फंसोगे पहले क्वेश्चन में, चाहे दूसरे क्वेश्चन में, चाहे कहीं पर भी, चाहे तीसरे क्वेश्चन में, तो ये आप यहां से चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं, कोर्ट मस्ट प्रोटेक्ट नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। जरा आप इस न्यूज को पढ़िए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लगाओ भाई। यानी सेपरेशन ऑफ पावर बच्चों, बस और कुछ भी नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब पर आपसे प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो कार्यपालिका के अत्यधिक हस्तक्षेप या विधायिका की मनमानी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परंपरागत रूप से खतरा रहता है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हालिया कार्रवाई, विशेष रूप से रणबीर अलाहाबादिया बनाम भारत संघ और इससे संबंधित मामलों में यह चिंता पैदा हुई कि न्यायिक हस्तक्षेप स्वयं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का एक नया स्रोत बन सकता है। इसको आप थोड़ा ओपन लेक्चर से समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। ठीक है, तभी जा करके तो आज इंडियन पॉलिटी की क्लास यही है बेटा। ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार आपके समक्ष रखता हूं इस रूप में, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग देखेंगे। एक बार मैं पहले आईक्यू आईपी आपको बता दूं, रणबीर इलाहाबादिया केस, जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियस है क्यों, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रावधान आर्टिकल 19 1A अभिव्यक्ति की आजादी पर हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर यहां मिसिंग है, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्वियसली संवैधानिक नैतिकता क्या कहती है, हम यहां से ये भी सीखने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 2014 में आपसे प्रश्न भी पूछा कि आप वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र संकल्पना से क्या समझते हैं। इसकी प्रति में घृणा वाक भी आता है। तो आप उस समय चर्चा खूब, हेट स्पीच, सोशल मीडिया का नया नया दौर, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो अभिव्यक्ति की आजादी पर यह प्रश्न था, इसको आज सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यानी मैं बस बताने जा रहा हूं कि रणबीर इलाहाबादिया केस भी अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ केस है, तो ऐसे में हमें उस पर भी एक बढ़िया चर्चा करनी चाहिए।
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आइए जरा इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझने की कोशिश, क्योंकि ये निबंध के लिए अकॉर्डिंग टू मी अच्छा टॉपिक बन रहा है, तो हम लोग इसको बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 2 हमारा ये हो गया। टॉपिक नंबर 2 आपके सामने। टॉपिक नंबर 2 यानी जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जो डेमोक्रेसी है यानी हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा लोकतंत्र है, अगर इसकी डेफिनेशन में जाएं तो अब्राहम लिंकन साहब की डेफिनेशन ही सबसे बेहतर ढंग से हमारे सामने आती है। एल अब्राहम लिंकन यानी जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन, यानी देख सकते हैं पीपीपी। तो लोकतंत्र यही है। और जब ये जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है, तो स्वाभाविक है जनता को भारतीय संविधान में बहुत सारी ताकत और सहूलियतें दी गई, जिनमें से सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सहूलियत है जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं। क्यों बच्चों, सही है, पॉइंट आप पकड़ पा रहे हैं। और इन मूल अधिकारों में एक है अभिव्यक्ति की आजादी। सुनील अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये शक्ति मिली हुई है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मिली हुई? अभिव्यक्ति की आजादी। यानी हम ये इतना जो मैंने लिखा, क्या हम इसके बेस पर ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है? क्या यह इतना कंटेंट आपको इस बात को प्रमाणित करता हुआ दिखता है कि नहीं? आप कहेंगे हां सर, दिखता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) मेरे प्यारे बच्चों, यही शक्ति आम नागरिकों को प्राप्त करता है कि वह यह महसूस कर सकें कि जनता के लिए, जनता द्वारा ये जनता का शासन है। समझिएगा। और यह अधिकार जो है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस अधिकार के अंदर क्या क्या है उसको भी समझिएगा। यह अधिकार मेरे प्यारे बच्चों, ये केवल बोलने की आजादी भर नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है कि हम जो चाहें बोल सकें। ये केवल बोलने की आजादी भर नहीं है, बोलने की आजादी तो है ही है, यह हमें देता है गवर्नमेंट यानी सरकार की को क्रिटिसाइज करने का, सरकार की आलोचना करने का, सरकार के नीतियों से असहमति व्यक्त करने का और उनका विरोध करने का। जरा ध्यान से देखिएगा। और इतना ही नहीं, इस अगर कोई नीति है, आपका नियम है, कानून है, हमें पसंद नहीं है, तो उस कानून से अलग विचार रखने का भी, इसको लिख लीजिएगा, उससे अलग विचार रखने का भी शक्ति की भी शक्ति, माफी चाहूं, की भी शक्ति आर्टिकल 19(1)(a) हमें देता है मेरे प्यारे बच्चों। और यह जो शक्ति है, क्या यह जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, नींव है, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन, क्या उसका संरक्षण करता है कि नहीं? तो इसका मतलब आप कहेंगे हां, तो इसका मतलब आर्टिकल 19(1)(a) भारतीय लोकतंत्र के संरक्षण के लिए सबसे आधारभूत है। ठीक है। अब ये बात हो गई, समय समय पर इस सब मुद्दे उठते ही रहेंगे। अब आज का मुद्दा रणबीर इलाहाबादिया केस, तब उसको कैसे इसके साथ जोड़ा जाए? अब आज क्या है? आज है मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल युग। अब हम आते हैं रणबीर इलाहाबादिया वाले मामले पे। आज क्या है? आज हम डिजिटल एरा में हैं, जिसे हम कहते हैं डिजिटल युग। अब इस डिजिटल युग में क्या क्या है आप बताएं? सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन न्यूज मीडियम्स जितने भी हैं, अब इन सब का विस्तार हो रहा है ना भाई। तो जब इनका विस्तार हो रहा है डिजिटल एरा में, तो उस संदर्भ में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सीमाएं क्या हों। और उससे भी महत्वपूर्ण हो गया कि ये कौन तय करेगा, यानी सीमाएं क्या हों और कौन तय करेगा। और आज हमारा विषय यही है, इसी पर आर्टिकल राइटर्स डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका रेफरेंस, जिसका या हम कहें जिसका
कॉन्टेक्स्ट है रणबीर इलाहाबादिया। रणबीर इलाहाबादिया यानी जो आज का मुद्दा है, रणबीर इलाहाबादिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशन, यानी जो भी हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं ऐसा आप समझिए, उसको रेगुलेट करने को लेकर कुछ टिप्पणियां की, कमेंट किया ना। सुप्रीम कोर्ट जब भी डिसीजन देता है तो कुछ कुछ कमेंट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भैया ये जो डिजिटल एरा में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डीपी में लिख रहा हूं, तो इनको आप केवल यह छूट नहीं दे सकते नंबर 1 कि ये सेल्फ रेगुलेट करें, यानी कहा गया कि सेल्फ रेगुलेशन पर्याप्त नहीं है, नंबर 1। दूसरा कहा गया सरकार को दिशा निर्देश देने चाहिए या दिशा निर्देश लाने चाहिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, जन परामर्श यानी पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए कि यानी हमसे और आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के सुधार आप चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कुछ न्यूट्रल जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उनको भी बनाया जाना चाहिए, यानी तटस्थ स्वायत्त नियामक निकाय, जैसे कैग वगैरह ऑडिट कर रहे हैं उसी प्रकार से कुछ एक ऐसी ऑडिट एजेंसी भी बनाई जाए। और इन्हीं जो ये टिप्पणियां की हैं कि भैया कंट्रोल करो, रेगुलेट करो, इसी संदर्भ में यह हिंदू का आर्टिकल हमारे सामने आया है। और इसमें जो मूल प्रश्न उठाया गया है वो इसके टाइटल में है कि क्या न्यायपालिका का कार्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है या उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। भाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आप बना रहे हो, क्योंकि आप खुद ही कह दे रहे हो ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो जैसे ही आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी आज का प्रश्न जो निकल करके आता है आप बनाओगे, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर एसओपी है भारतीय लोकतंत्र में तो कमजोर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो केवल न्यायिक मुद्दों की व्याख्या के लिए हो। रेगुलेटरी नियामक या कुछ भी बनाने का पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। यही प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या न्यायपालिका का कार्य इस आर्टिकल में जो उठा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है या उसके लिए नियामक ढांचा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है। तो बताने की जरूरत नहीं। अब आर्टिकल 19(1)(a) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 19(2) उस पर किस प्रकार से युक्त प्रतिबंध लगाता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर को लेकर के, राज्य की सिक्योरिटी को लेकर के, इस प्रकार की चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी बातें। अब यहां पर जो सबसे मुद्दा है जो डिस्कस किया गया आर्टिकल में, भैया देखो रोल ऑफ जुडिशरी है, यानी ये वाला पिलर यहां पर डिस्कस किया गया। तो रोल ऑफ जुडिशरी क्या, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसकी संवैधानिक भूमिका क्या, क्या आपने नहीं पढ़ा? अभी तो मैंने पूरा सुप्रीम कोर्ट का कंटेंट दिया आपको, पूरा जुडिशरी का। भाई मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानून की संवैधानिकता की जांच करना, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कार्यपालिका और विधायिका अगर कोई मनमानी करते हैं कानून बना के उसको लागू करने में, तो उस पर नियंत्रण लगाना। तो आर्टिकल कहता है कि न्यायपालिका का कार्य लॉ मेकिंग जो पार्लियामेंट का है, पॉलिसी मेकिंग जो एग्जीक्यूटिव का काम है, या रेगुलेटरी डिजाइन जो एग्जीक्यूटिव का काम है, यह नहीं है। ठीक है, तो सरकार को इस पर, न्यायपालिका को इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। फिर इसी को लेकर के कई केसेस का जिक्र है जिसका मैं पीडीएफ के थ्रू जिक्र कर दूंगा, तो कम समय में हम लोग समझ जाएंगे। मुद्दा बच्चों समझ गए कि नहीं समझ गए? ऑनेस्टी से बताइए, सारा मुद्दा एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई, ठीक है। तो बस वही चीज अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी बातें मैंने डिस्कस करी दी हैं। फ्री स्पीच ये सब क्या है, आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(2) ये सारी चीजें, ठीक है ना। और लॉ कौन से हैं जो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, आईटी एक्ट 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, ठीक है ना। रणबीर इलाहाबादिया केस और ये सारी चीजें यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। फिर जुडिशियल डिसीजन भी क्या क्या रहे हैं उन सब का भी यहां उदाहरण दिया गया है। तो मैं
अब अगली बात पर, यानी जो मैंने यहां डिस्कस किया, अब उसमें अगली बात पर आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और वो बात यह है न्यायिक, यानी न्यायपालिका की क्या भूमिका, मैंने बता ही दिया। अब आता है कुछ न्यायिक उदाहरण, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, न्यायिक उदाहरण जो अभिव्यक्त की आजादी के संरक्षण के लिए न्यायपालिका ने अपने डिसीजन में कहे हैं। तो पहला केस मेरे प्यारे बच्चों जिसका जिक्र है उसका नाम है श्रेया सिंघल। आप सबको भी ये केस याद होगा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई, 2015। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि इसमें तो आपने अभिव्यक्त की आजादी का संरक्षण किया, इसी प्रकार से अभिव्यक्त की आजादी के संरक्षण के लिए कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में भी आपने हस्तक्षेप किया। यानी आपको बस केवल इन केसेस का नाम रखना, बस इतना ही रखना है कि अभिव्यक्त की आजादी के संरक्षण पर इसमें काम किया गया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2008 में आपने पॉलिसी मेकिंग को विधायिका का क्षेत्र बताया। फिर आप कैसे पॉलिसी मेकिंग पर बात कर रहे? ठीक है, तो ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अभिव्यक्त की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण तत्व है। इस आर्टिकल में यही कहा गया कि न्यायपालिका की भूमिका इस स्वतंत्रता की रक्षा करना है, ना कि उसके लिए नए नैतिक या नियामक ढांचे गढ़ना। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना, बाकी और कुछ बहुत खास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरा कंटेंट हिंदी में बना ही हुआ मॉडल क्वेश्चन। न्यायपालिका की भूमिका अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करना, ना कि इसके नियामक के रूप में। देख सकते हैं भारत में ऑनलाइन सामग्री विनियमन पर हाल ही में दिए गए न्यायिक निर्णय के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। तो करंट के ही सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो मैंने दे दिया। नया बीमा बिल, इसमें क्या शामिल है और क्या छोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप जरा यहां पर इसके बारे में पढ़ें। कैबिनेट, अच्छा इस टॉपिक में कोई आप लोगों को डाउट हुआ था बच्चों? बोलो भाई, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हुआ था इस टॉपिक में? सच्ची सच्ची बताओ, डाउट हुआ था तो मैं एक बार करा दूंगा। चलो, आप देख सकते हैं इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल, यानी आपके सामने आ गया, इसको मंजूरी मिली। इस विधेयक के तहत आप सबको पता है क्या कर दिया गया, यानी बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74 से 100 कर दिया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि यूनियन बजट पिछले वाले में ऐसी बात कही गई थी और विशेषज्ञों ने इस फैसले को वाटरशेड मूवमेंट कहा है। ठीक है, क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें था किसी बच्चे को इस वाले टॉपिक में जो हमें पढ़ना था? जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी का एक सेक्टर है सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में ये आपको मिलेगा। सभी बच्चे कमेंट क्या करें, ठीक है ना? हम इसे कह सकते हैं भारत ने अपनी बीमा सेक्टर का और उदारीकरण किया, इसलिए उदारीकरण यहां सिलेबस में आ जाएगा, सरकारी नीति में आ जाएगा। ऐसे में विजनरी डिसीजन ऐसे आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इस रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है? भविष्य के जोखिम से आज सुरक्षा प्रदान करना, जैसे बीमारी हो, दुर्घटना हो, फसल का नुकसान हो, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो साधारण अर्थ तो ये है, लेकिन मेरे बच्चों इंश्योरेंस का एक छुपा हुआ अर्थ भी होता है। यानी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे आप लोग जब डीएम वगैरह बने तो इंश्योरेंस वगैरह की तरफ आप जनता को लेकर के जाए, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेट करें। इंश्योरेंस बेटा सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट है, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस सेफ है इंश्योरेंस के द्वारा, तो आप क्या करेंगे? रिस्क ले सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कुछ नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस है। यानी जब समाज सुरक्षित होता है तभी लोग बिजनेस करते हैं, निवेश करते हैं, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाते हैं। अब आपका इंश्योरेंस है तो आपको कम से कम एश्योरिटी है ना कि लाइफ इंश्योरेंस है यार, अगर कुछ हो गया तो फैमिली को हेल्प मिलेगी।
तो फिर आप खुल करके काम कर पाते। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, आपको पता है कुछ हुआ तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई गंभीर बीमारी हुई तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर ये संभाल लेगा, और नहीं हुआ तो हम अपनी बेहतरी के लिए ही तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो बीमा को आपको इकोनॉमिक ग्रोथ से लेना चाहिए। ये मेंटल पीस भी देता है और काम करने की शक्ति भी, और संगठनों की सुरक्षा भी। एफडीआई आप सबको पता है, जब कोई विदेशी कंपनी मेरे प्यारे बच्चों किसी देश में सीधे निवेश करती है और प्रबंधन नियंत्रण यानी मैनेजमेंट में भी उसका हिस्सा हो जाता है। और एफडीआई 100% किया गया है। क्यों किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये जो एफडीआई है ना बच्चे, ये एफडीआई 100% ये सिर्फ पैसा नहीं लाता है, अपने साथ टेक्नोलॉजी लाता है, मैनेजमेंट स्किल लाता है और ग्लोबल एक्सपीरियंस लाता है। जैसे जो विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो क्लेम का सेटलमेंट बहुत तेजी से करती हैं, डेटा बेस्ड रिस्क असेसमेंट लगाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमने 100% किया है, और इसको क्या कहा गया है? वाटरशेड मूवमेंट। यानी अब 100% का मतलब हो गया कि जब 74% था तो इसका मतलब यह था मेरे प्यारे बच्चों कि विदेशी कंपनी कभी भी पूरी तरह से किसी इंश्योरेंस कंपनी की मालिक नहीं बन सकती थी। अब पूरी जिम्मेदारी और पूरा रिस्क उसका होगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि बीमा सेक्टर हमारे यहां मजबूत हो गया। हम किसी को तब खोलते, किसी भी क्षेत्र को कब खोलते, जब हमें लगता है कि अब इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भारत अब अपने बीमा सेक्टर पर पूरा भरोसा करता है, और इसीलिए इसको कहा गया है वाटरशेड मूवमेंट मेरे प्यारे बच्चों। वाटरशेड यानी एक ऐसा मोड़ जिसके बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहती हैं। आप देख सकते हैं वाटरशेड मूवमेंट के कुछ और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे 1991 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म किए थे, उसको भी हम कहेंगे वाटरशेड मूवमेंट। जब हमने जीएसटी लागू किया, उसको भी कहेंगे वाटरशेड मूवमेंट। जब हमने यूपीआई की शुरुआत की, उसको भी कहेंगे वाटर शेड मूवमेंट। यानी ऐसा मोड़ जिसके बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहती। तो क्या यूपीआई के बाद पेमेंट का मोड वैसा था जैसे पहले था? आप कहेंगे नहीं सर, बदल गया, क्रांतिकारी। जीएसटी के बाद टैक्स का सिस्टम आप देख सकते हैं। ठीक है? तो बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को भी इसीलिए वाटरशेड मूवमेंट कहा जा रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि इसके बाद सब बदल जाएगा। ठीक है? इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा, सस्ता बीमा, जल्दी क्लेम, इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी जैसे आप बीमा खरीदेंगे तो वो पैसा बीमा कंपनी क्या करेगी? सरकार के प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, सरकार उनको एक लंबे समय पर लाभ देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे फंडिंग मिलेगी। आई होप आप समझ गए हैं क्या कहते हैं। हो गया भाई, और इसमें कुछ नहीं बच्चे। तो ये पूरा कंटेंट इन डिटेल आपके सामने बना हुआ है। अब प्रश्न आता, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देना भारत के बीमा परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Allowing 100% foreign investment in the insurance sector is a watershed movement for India's insurance landscape. Critically examine the statement मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? तो ये तो बहुत इजी था, इसलिए मैंने, ठीक है। सत्या नडेला ने महाराष्ट्र पुलिस के लिए एआई पावर्ड टूल लॉन्च किया। आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा, इसको मैंने बनाया है अपने स्टूडेंट राहुल के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने उसको सुबह ही भेज दिया है, क्योंकि वो मतलब कांस्टेबल हैं, तो इस प्रकार की तकनीकी चीजें अगर फेंकेंगे तो उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा 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 मिलेगा। ठीक है? तो ये बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए सामान्य, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब ऑब्वियस है साइबर क्राइम बढ़ रहा है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी साइबर क्राइम को रोकने पर कुछ भी लिख रहे होंगे तो आप इसको एज ए एग्जांपल ही यूज करना है, इसके डिटेल में नहीं जाना। तो अब भारत में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड अपराध बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डिजिटलाइज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम डिजिटलाइज होंगे, इस प्रकार की चीजें भी होंगी। अब क्या मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इससे पारंपरिक पुलिस या पुलिसिंग सिस्टम निपट सकता है? नहीं निपट सकता। तो इसलिए यह महाराष्ट्र पुलिस के लिए शुरू किया गया है महाक्राइम
ऑपरेटिंग सिस्टम एआई प्लेटफॉर्म, महाक्राइम OSAI इसका नाम है। मैंने आप लोगों को एक कहानी भी बताई थी, आपको पता होगा, मैं खुद इस चीज के बारे में हूं। आप आज पढ़ रहे हैं, मैं 2016 में अपनी कोचिंग की बात बताऊं, मेरी वाइफ गई बेटी को स्कूल छोड़ने, 17 या 18 की बात है। और मॉडल टाउन में उस मतलब वो बच्चे को छोड़ के आ रही थी, वो बैटरी वाला रिक्शा था बच्चों। अब उनकी चैन स्नेचिंग हो गई। अब आप सोचो, चैन स्नेचिंग और सीसीटीवी का रिकॉर्ड निकालने के लिए, चूंकि वो पॉश इलाका है तो सीसीटीवी हर घर में लगे हैं, हर जगह लगे। तो सीसीटीवी निकालने के लिए मैंने, पुलिस वाले सारे आए, मैंने अप्रोच किया कहीं तो बहुत सारे पुलिस वाले, मतलब बहुत ज्यादा लोग आए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि मतलब उसमें अधिकारी भी आए और उनके पास, उन लोगों के, उनकी टीम में कोई था ही नहीं जो क्या बोलते हैं, सीसीटीवी से वो फुटेज निकाल सके चैन स्नैचिंग का। फिर मेरे एक स्टूडेंट ने वह फुटेज निकाला, चूंकि मुझे पता था इसका अच्छा स्ट्रांग होल्ड है टेक्नोलॉजी पे। तो बस आप देख सकते हैं कि साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और तकनीक आधारित अपराध अब तो और बढ़ रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग सिस्टम है, पारंपरिक पुलिस पद्धति है, वो इनसे निपट ही नहीं सकती बच्चों। तो इसीलिए यह शुरू किया गया है, जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड पुलिस रिफॉर्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और इंटरनल सिक्योरिटी की दिशा में एक बेहतर कदम है। ऑब्वियसली ये क्या क्या करेगा, जांच दक्षता को बेहतर करेगा। यानी यह जो, क्योंकि एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जैसे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट में मदद करता है, वैसे इनको जो है क्राइम के सबूत, क्राइम का रिकॉर्ड, ये सब रखने में मदद करेगा। यानी महाक्राइम OSAI एक इन्वेस्टिगेशन को पायलट है। यानी एक पुलिस वाले जांच करेंगे कि ये उनकी मदद करेगा। क्या करेगा? यानी वह स्वतः जांच योजना तैयार करेगा कि आपको क्या प्रोसेस पहले करनी चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पुलिस डिसीजन तेजी से ले पाएगी और क्राइम रेट कम होगा। अरे भाई, ये तो 2 मिनट के अंदर क्या करेगा, पूरे विश्व में जो उस प्रकार के क्राइम की बेस्ट प्रैक्टिस है उसका अध्ययन करके आपको प्रोसेस बता देगा। तो अब आपको, यानी वही जैसे मैं एआई बेस्ड टीचर हूं, तो वैसे ही एआई बेस्ड आपको पुलिस वाले मिलेंगे, तो अच्छे पुलिस वाले हो जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा। और ऑब्वियस है, जो भी जटिल अपराध हैं उनसे निपटने में सहायक, जैसे साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, आपको मैंने बताया, मादक पदार्थ अपराध और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इनके जो इनके विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, डेटा है, उनका एनालिसिस करना, फिर सारा जो है प्रोसेस बताना। अरे भाई, एआई क्या करता है, जैसे मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया, अभी मैं आपको बता रहा था कि एंथ्रोपोलॉजी, PSIR ऑप्शनल, इन सब के भी कंटेंट बच्चों को दे रहा हूं। प्रेम पांडे बेटा सामने आओ, आज से तुम्हारा, अभी ये बच्चा मेंटरशिप में है, इसका एंथ्रो है, और कल इससे आप अवश्य पूछेगा कि इसको जो आज कंटेंट मिलने वाला, बेटा मैं संडे ऑफ रखता हूं, तो संडे कोई भी एक भी बच्चा मैसेज वैसेज ना करो, चूंकि फिर आप उदास हो जाओगे। संडे एक दिन मुझे तो सोचने विचारने, थोड़ा दिमाग शांत करने का। तो इससे आप पूछेगा कि एंथ्रो का कंटेंट जो इसको मैं देने जा रहा हूं, तो कल आप इससे पूछेगा प्रेम से कि सर ने जो एंथ्रो का कंटेंट दिया, क्या वो सही है कि नहीं, और बेहतर है कि नहीं। रीजन ये नहीं है बेटा, रीजन ये है कि जैसे बहुत सारी किताबें, बहुत सारे सोर्सेज हैं बच्चे। अब आप कहेंगे सर कैसे, जैसे मैंने यूनिट ली, उसने मुझे यूनिट भेजी, मैंने यूनिट को डाल दिया कि ये यूनिट मुझे पढ़नी है, इसके लिए मुझे बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकता है, उसने सोर्सेज बता दिया। फिर मैं उन सोर्सेस पे गया, फिर उन सोर्सेस को बहुत सारे ऑप्शन डाउनलोड किया, फिर उन सोर्सेस से कंटेंट निकालता हूं, तब कंटेंट बनता है। तो कब, पहली बात तो गलती हो ही नहीं सकती, डेट वेट एक दो वो तो ह्यूमन एरर होता है। तो बस एआई भी यहां यही करेगा, बस और कुछ नहीं। यानी जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, विभिन्न अपराधों के संदर्भ में उनका विश्लेषण करेगा और फिर आवश्यक सुझाव देगा। बस आई होप आप समझ गए, समय पर जो है अपराध की जांच हो जाएगी। तो इसको सभी लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये गुड गवर्नेंस के लिए भी है, ठीक है। जीएस पेपर 2, सरकारी नीतियां महाराष्ट्र सरकार की एज एग्जाम्पल, विज्ञान कैसे सुरक्षा में सहायक है, साइंस टेक लग गया है, एथिक्स तकनीकी नैतिकता मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। एआई, आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरा देखिएगा आप।
यह प्रश्न आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको और मजा आने वाला है। यह प्रश्न देखिए आप, देखिए आप, बोलो भाई, इस प्रश्न को पढ़ो। पूजा कह रही स्नेचर पकड़ा गया था। अरे बेटा मत पूछो, रहने दो, बिल्कुल नहीं पकड़ा गया था। और जब तक मैं वहां पहुंच नहीं गया तो मेरी वाइफ को पुलिस जो है वो यही कह रहे थे कि अब आप एफआईआर कराएंगी तो आपको तिहाड़ लेके जाएंगे, आपको पहचानना पड़ेगा आरोपियों को, क्योंकि पुलिस वाले एफआईआर लिखने से थोड़ा सा बचते हैं। पता नहीं क्या ही इशू है, लेकिन लिखना चाहिए यार, क्योंकि जेन्युइन समस्या। इससे क्या होता है ना, एक बार अगर विश्वास किसी का टूटता है, हम तो मान लीजिए सिस्टम में पढ़ा रहे हैं तो हम हमेशा व्यवस्था में सुधारक के रूप में काम करेंगे, कभी भी पुलिस वालों को गलत नहीं कहेंगे, कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट वाले को, क्योंकि हम अध्यापक है तो हमें हमेशा रिफॉर्म में बिलीव है। लेकिन और लोगों का विश्वास टूट जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि देखो, ट्रस्ट गवर्नेंस बेटा गुड गवर्नेंस की तरफ जाता है। ये मैं आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूं। ट्रस्ट सबसे बड़ा मुद्दा। अगर आपके ऊपर, आपके अपने डीएम के ऊपर, अपने एसपी के ऊपर, अपने अगर जनता का विश्वास नहीं है तो डीएम एसपी असफल है। वो भले अपना रुआब में रहते हो, फैमिली रुआब में रहती हो, लेकिन अगर जनता आपसे मोहब्बत नहीं करती है तो आप जो है आप सफल नहीं है। और जनता मोहब्बत तब करती है जब आप जनता के लिए खड़े रहते हैं। अब ऐसे बहुत कम अधिकारी हैं जो जनता के लिए खड़े रहते हुए दिखाई देते हैं। किरण बेदी खड़ी रहती थी, आज देखिए उन्होंने केवल तिहाड़ रिफॉर्म एक नंबर का किया और आज भी वो अब हमेशा के लिए अमर हो गई। तो ये चीज होता है, मतलब अभी हैं लेकिन हमेशा के लिए। ऑब्वियस है, जब ईश्वर करे हजारों साल रहे, लेकिन जब नहीं भी रहेंगी, शरीर उनका नहीं रहेगा, तब भी वो रहेंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न है, जरा देखिएगा। यानी प्रशासनिक तर्क संगत निर्णय निर्माण, एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में एआई का उपयोग, यही प्रश्न में पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अब इसको हम आर्टिकल के कोर थीम से कनेक्ट करते हैं, यानी महा क्राइम ओएस एआई, जो महाराष्ट्र पुलिस के लिए सत्या नडेला बना रहे, माइक्रोसॉफ्ट के हेड। तो आर्टिकल में क्या बताया गया कि एआई एफआईआर को पढ़ेगा, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, स्टेप 1 2 3, यह पुलिस को प्लान सुझाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके अलावा वो और क्या रिकमेंडेशन देगा कि भाई ये जो अपराधी, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालो, ठीक है ना। इसी प्रकार की और सारे एनालिसिस की वो रिकमेंडेशन करेगा। लेकिन अंतिम निर्णय आईओ, यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर ही लेता है। यानी एआई क्या है? एआई इनपुट प्रोवाइडर है। यह भी इनपुट प्रोवाइडर है मेरे प्यारे बच्चों। और ह्यूमन क्या है? ये फाइनल डिसीजन मेकर है मेरे प्यारे बच्चों। यही एग्जैक्टली वह चीज है जो प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? यही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, ऑब्वियस है, इससे न्याय समय पर मिलेगा। तो यह एक अच्छे इनपुट के सोर्स के रूप में अगर हमारी मदद कर रहा है तो इससे न्याय के शासन की स्थापना होगी, इसलिए यह नैतिक है। सिंपल सी बात है। तो आप इसको पढ़ें, पूरा कंटेंट आपके सामने बच्चों दिया गया है। ठीक है, प्रश्न है, आप देख सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को तेजी से नया आकार दे रही। इस संदर्भ में महाराष्ट्र पुलिस के लिए शुरू की गई महाक्राइम ओएस एआई के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जांच दक्षता, शासन और न्याय वितरण पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। रामप्पा मंदिर प्रीलिम्स के लिए तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो रामप्पा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और यह शिल्पकार का मंदिर है।
तो रमप्पा मंदिर के बारे में सारी जानकारी मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर सब दी गई, आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मैंने बताया पूरा फोकस इसी पे, प्रीलिम्स नोट्स है यहाँ लिखा भी हुआ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मंदिर, आधिकारिक नाम, लोकप्रिय नाम, जगह, नदी, किस नदी पर है, किसने बनवाया, काकतीय अवधि, राजवंश, समर्पित है भगवान शिव, यूनेस्को का दर्जा, विश्व धरोहर स्थल। इसका नाम इसके मुख्य मूर्तिकार रमप्पा के नाम पर रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है और फिर इस पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना दिए गए हैं, एक और इसके बाद दो, इसके बाद फिर आपका आता है यानी तीन। अब इनको आप यूपी सॉल्व कीजिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस बहुत सारी बीच है। अब पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पी फरडा ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के फंड प्रबंधकों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए, कुछ संशोधन किया। तो इसमें बेटा एनपीएस और पूरा का पूरा और कुछ मत पड़ेगा, ओनली फॉर प्रीलिम्स बहुत बढ़िया से दिया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है ये आपको बस पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर इसके बाद पी फरडा और यहां पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी यूपीएससी की जर्नी आप सब मेरे साथ यहां पूरी करें, उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत मजा आएगा। यह है हमारा पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम जो आईएएस और स्टेट पीसीएस दोनों को देता हूं। स्टेट पीसीएस में मेंस की मेंटरशिप पूरी की पूरी है और यूपीएससी की तो कंप्लीट मेंटरशिप है। तो आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं और इसके साथ यानी टेस्ट सीरीज अगर आप फॉलो करना चाहते हैं यूपीएससी की तो बेस्ट टेस्ट सीरीज हमारी है, आप इसका हिस्सा जरूर बने और बहुत प्लान से है। और अगर प्रीलिम्स की आपको समस्या है तो हमारा प्रीलिम्स का 2026 को ओनली टारगेट करता हुआ कोर्स चल रहा सीसीपी यानी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन प्रीलिम्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑनलाइन क्लास होती है तो आपको ये नहीं देखना है कोर्स आगे खत्म होगा कि नहीं, आप एडमिशन लेके 1 महीने के अंदर कोर्स 2 महीने के अंदर खत्म कर सके, क्योंकि क्लासेस पहले से हुई हैं और बहुत सी क्लासेस चल रही। तो ऑनलाइन में आपको ये सोचना नहीं होता, खासकर जो जॉब वगैरह वाले हैं अब स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स, आपके पास मौका नहीं। अगर प्रीलिम्स बार बार फेल कर रहे हैं और ये लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रीलिम्स की मेंटरशिप भी मेरी अवेलेबल है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और ये हमारा लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच बच्चों। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलते हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास में और सीसेट की क्लास में ठीक 11:30 बजे। मैंने 11 बजे करा दिया था लेकिन समय थोड़ा सा बचा नहीं, तो 11:30 बजे हम लोग इस क्लास में पुनः उपस्थित होते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेहनत जरूर करिए, खूब करिए और एकदम फाड़ दीजिए, सिंपल सी बात।